अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की एक हंसती मुस्कुराती मॉर्निंग में मैं हूं आपकी मेज़बान मानुर कुरैशी और मेरे साथ हैं हाफिज़ नजमुल साकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है वसनत ज़िश शाकिरीन, जिसका मतलब है कि जो लोग शुक्रगुजार हैं उनको हम जल्द उनका अजर अता करने वाले हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, जब भी कोई मुश्किल हो हमें हमेशा ये कहा जाता है कि सब्र का दामन थामे रखें, और जब भी आपको नेमत कोई अता हो या आप किसी भी हालत में हो तब शुक्र करना बहुत लाजिम व मलजूम है। और इसके हवाले से बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारी चीज़ें हमने सुबह पाकिस्तान में डिस्कस भी की हैं। लेकिन आप लोगों को बचपन से ये जो कहा जाता है कि सब्र और शुक्र इन दोनों का दामन थामे रखें, तो यकीनी तौर पर देर पा अजर आपको मिले, लेकिन कुरान करीम में जिस तरीके से अल्लाह ताला का इरशाद है कि अजर ज़रूर मिलेगा और इसी के ऊपर ज़िंदगी गुजारें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा बचपन से सिखाई जाती हैं। अच्छा नजम, होता ये कि बचपन बड़ा अहम होता है। जो हाँ। पहले 5 साल चीज़ें सिखाई जाती हैं वो हमेशा ज़िंदगी में हमारे साथ चल रही होती हैं। हम जितने भी बड़े हो जाएं, वो जो पहले फुटप्रिंट्स होते हैं हमारे माइंड में पहले 5 साल के, वो हमेशा रहते हैं। इसीलिए होता ये है कि पेरेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी पहली दूसरी तीसरी बर्थडे होती है, वो बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। हाँ। और होता ये है कि मुझे ये लगता है कि बच्चों को तो याद ही नहीं होता। जब वो बड़े होते हैं तो अक्सर ये शिकायत करते हैं अब हमारी अच्छी बर्थडे मनाई नहीं जाती, अब सारे फ्रेंड्स को बुलाया नहीं जाता। तो आई बिलीव जैसे जब बच्चे बड़े हो रहे हो ना, तब भी उनकी बर्थडे मनानी चाहिए। ये जो बिल्कुल पहली बिल्कुल बर्थडे बिल्कुल। होती है ना, हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आज एक बहुत प्यारी सी बच्ची इरहा गिलानी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू इरहा। और इरहा की आप पिक्चर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इरहा जो है सैयद मुबशर गिलानी साहब की जो है साहबजादी हैं, हाँ। और आज इनका बर्थडे है। अल्लाह ताला आपको खुशियों वाली आमीन लंबी आमीन जिंदगी दे, और आमीन। इसी तरह आप हंसती मुस्कुराती हंसते रहे, जिस तरह मुस्कुराते रहें, आपकी जो खुश रहें। तस्वीर है ना स्क्रीन पर आ रही है। हाँ, इसी तरीके से आपको अल्लाह खुश रखे और आपके नेक नसीब करे। आमीन। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर कल से आई है हमारे पास कि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन के साथ हरा दिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड साइड पे और साउथ अफ्रीका जो है ना वो जाने के लिए राह हमवार कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान अगर दोनों मैचेस जीत जाएगा तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये भी है कि इतने ज्यादा मैचेस हारने के बावजूद हमारे प्लेयर्स की बहुत सारी जो अच्छी परफॉर्मेंस हम लोग पिछले दिनों में देखते आए हैं, उसकी वजह से हमारे बैटिंग में और बॉलिंग में आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 है बाबर आजम बैटिंग में, और नंबर 1 है शाहीन अफरीदी बॉलिंग में। शाहीन अफरीदी 663 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे हैं, और दूसरे नंबर पर जो है वो दूसरे खिलाड़ी, और फिर तीसरे नंबर पर भारत के खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज। तो ये बहुत अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान इतने अरसे दराज से जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रंग हमें आईसीसी वनडे क्रिकेट की वो लिस्ट में भी नजर आ रहा है, और वैसे भी अगर टी20 में भी बात करें तो पाकिस्तान की टीम टॉप पर है इस वक्त। बिल्कुल जनाब, और इससे होपफुली जो पाकिस्तान की आवाम है उसको भी तसल्ली होगी, बिकॉज जो अगले मैचेस हैं वो पाकिस्तान को ना सिर्फ जीतने हैं बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतने बहुत हैं। अच्छे मार्जिन हफ्ते से। के रोज जो है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड। मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद इंग्लैंड इज अ बिग टीम। अभी अगर हम पॉइंट्स टेबल के हवाले से बात करें तो साउथ अफ्रीका 12 पॉइंट्स के साथ रैंकिंग लिस्ट पर नंबर 1 पोजीशन पर है। और इसके अलावा बात की जाए अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो उसके 8 पॉइंट्स हैं, न्यूजीलैंड के भी 8 पॉइंट्स हैं। और हम जो है ना थोड़े से अभी घबरा भी रहे हैं कि अगले मैचेस में क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ नजरें हैं। लेकिन ये जिस तरह अब कल साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस रही, तो हमें थोड़ी सी तसल्ली होगी है कि न्यूजीलैंड के साथ मैच में चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीत जाए। अब आगे क्या होगा, कितने चांसेस हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साद अब्बासी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम। साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। साथ कैसा रहा पूरा वर्ल्ड कप, ठीक है, और अभी तक की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, और ख़ास तौर पर अगर कल हम मैच का जिक्र करें तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अभी रास्ते क्लियर हैं। अगर दोनों मैचेस अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं तो पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल अभी तक ज़रा सम अप करेंगे, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। देखें, कल जिस तरह अफ्रीका ने हराया न्यूजीलैंड को, बड़े मार्जिन से हराया, उसके बाद उम्मीद दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जाग चुकी है कि पाकिस्तान टीम फाइनल 4 में क्वालिफाई कर सकती है। आपको याद होगा नजम कि हम पिछले वर्ल्ड कप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था टी20 वर्ल्ड कप, उसमें हम अफ्रीका की हार की दुआ कर रहे थे नीदरलैंड के खिलाफ। तो कल हमने अफ्रीका की जीत की दुआ की न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है, जो हमारी रिवायत चल रही है वर्ल्ड कप में, आपको याद ही होगा जब से मैंने भी होश संभाला है, क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ, तो हमारा ज़्यादातर जो वर्ल्ड कप है वो दुआओं पर ही इन्हिसार होता है। तो देखें, बिल्कुल पाकिस्तान ने जिस तरह अपना जो आखिरी मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, अच्छी परफॉर्मेंस दी, टीम ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छा कमबैक किया। अगर बात की जाए फ़खर जमान की, उससे पहले जो कि इमामुल हक को मुसलसल चांस दिया जा रहा था और वो कोई अच्छा क्लिक नहीं कर पाए।
इसके अलावा अगर बात की जाए अब्दुल्ला शफीक की, तो जो कि बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मैचेस में, तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का हाथ, वो कहते हैं ना सर, हाथ खोला है बांग्लादेश ने। तो देखते हैं कि पाकिस्तान का जो हाथ खोला है बांग्लादेश ने, कि पाकिस्तान जो अगले मैचेस हैं वो पाकिस्तान को लाजमी जीतने अगर फाइनल 4 में जाना है। लेकिन जीत के साथ पाकिस्तान टीम ने और जो पाकिस्तानी अवाम है उसने मजीद दुआ करनी होगी न्यूजीलैंड की हार के लिए। आप देखें, अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर दोहराएं तो इस वक्त अफगानिस्तान के भी 6 पॉइंट हैं, पाकिस्तान के 8 हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है, न्यूजीलैंड भी मौजूद है। तो दुआओं का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान टीम की अगर परफॉर्मेंस के साथ साथ दुआएं होंगी तो पाकिस्तान टीम फाइनल 4 में क्वालिफाई कर सकेगी। बिल्कुल ऐसे ही, और दुआओं का सिलसिला जारी भी रहता है। जब ड्यूरिंग द मैच भी हम जो है ना बड़े परेशान हो रहे होते हैं और दुआएं भी कर रहे होते हैं। अब अगर कल के मैच के हवाले से बात की जाए, साउथ अफ्रीका ने 190 रन्स के मार्जिन से शिकस्त दी है न्यूजीलैंड को। अब जो न्यूजीलैंड की कहा जा रहा है कि जो यकतरफा शिकस्त है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हर दिन नया होता है, हर दिन एक नई स्ट्रेटजी के साथ टीम्स जाती हैं ग्राउंड्स में। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एक अच्छा साइन ये है पाकिस्तान के लिए कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। उसके जो पहले पाकिस्तान को शिकस्त हो रही थी बैक टू बैक मैचेस में, उससे टीम काफ़ी अंडर प्रेशर हो गई थी। तो अब थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा खिलाड़ियों को भी, कप्तान को भी। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम बुरी नहीं है, उनके लड़के आपको देखा कि हर मैच में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। बैड लक कर वो एक बड़े मार्जिन से शिकस्त खा गए, लेकिन हमें हर मैच को बड़ा मैच लेकर चलना होगा और पाकिस्तान को आसानी बल्कि इजी नहीं लेना चाहिए मेरे नज़दीक। न्यूजीलैंड की टीम एक अच्छी टीम है, क्योंकि मुश्किल हो सकती है। दूसरी बात अगर बात की जाए तो देखिए, हमारी जो टीम बुरी नहीं है, हमारी टीम अंडर प्रेशर है। क्या पता, पता नहीं, जब से वर्ल्ड कप में इंडिया गई है टीम को, अगर उससे पहले देखा जाए तो टीम के हर लड़का परफॉर्म कर रहा था। यही वो लड़के जो कि हमारे हीरो थे, वर्ल्ड कप में जाके जीरो हो गए। मैं शादाब की बात करूंगा, जो हमारा स्पिनिंग अटैक है वो बहुत बुरा है। शादाब की अगर बात की जाए, बैक टू बैक उनको मैचेस खिलाए गए, वर्ल्ड कप से पहले भी कोई रेस्ट नहीं दिया गया। उस एक और यहाँ मैं आपसे बात करना चाहूंगा, नसीम शाह की इंजरी के बाद पाकिस्तान टीम को बड़ा नुकसान हुआ है। नसीम शाह आके दिगर मुखालिफ टीम के खिलाफ आके प्रेशर डालते थे, तो उसका फायदा हारिस रोहू को भी होता था, शाहीन शाह अफरीदी को भी होता था। ठीक है। अच्छा साद, मुझे ये बताइएगा कि अगर बैटिंग ऑर्डर की हम लोग बात करें, बॉलिंग के हवाले से मैं आता हूं, उसके ऊपर भी बहुत सारे रिजर्वेशन है, लेकिन बैटिंग में हम लोग शुरू में देख रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक की आपने तारीफ की, नो डाउट तारीफ के काबिल हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत टेक्निकल प्लेयर हैं। इसी तरीके से साउथ शकील भी बहुत टेक्निकल प्लेयर हैं, लेकिन फ़खर जमान को हम लोगों ने पहले क्यों नहीं यूज़ किया, क्यों नहीं खिलाया, हमने उनको बिठाए रखा। और ओवरऑल अगर हम टीम की स्ट्रेटजी में देखें तो बॉलिंग के अंदर भी उसामा मीर को उस तरीके से पहले जो है इस्तेमाल नहीं किया गया था। हालांकि वो लास्ट मैच में थोड़े से बिट एक्सपेंसिव थे, लेकिन उससे पहले मैचेस में उनको जिनमें खिलाया गया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो पहले बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं कि ओपनर्स के ऊपर फ़खर इमाम को लाना कितनी अच्छी है स्ट्रेटजी, और आगे भी इसको कंटिन्यू करते हुए पाकिस्तानी टीम आपको नजर आ रही है? देखिए, आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें हमें फ़खर जमान जैसे ओपनर चाहिए होंगे। इमामुल हक जो है वो कि थोड़ा टाइम लेते हैं, अगर वो आके पहले 3-4 ओवर वो बॉल को चेक करते हैं। तो फ़खर जमान एक प्रॉपर हिटर है, तो वो इससे पहले वो इंजरी का शिकार थे और उन्होंने अपनी इंजरी को मुकम्मल किया और दोबारा वो उनको टीम में शामिल किया गया। देखिए, बिल्कुल हमने अगर इमाम की बात करें तो इमाम को हमने बड़े चांस दिए हैं। वर्ल्ड कप है और अब थोड़े से मैचेस रह गए हैं, तो हमें वो मैचेस जीतने हैं। तो फ़खर का फॉर्म में आना, फ़खर का वापस टीम में आना, ये पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा शुगन साबित हुआ है। और इस किस्म की उन्होंने बैटिंग की है और 7 छक्के लगाए उन्होंने, भरपूर छक्के, जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में मेरे नज़दीक किसी के पास सिवाय इफ्तिखार अहमद के पास सलाहियत नहीं जिस तरह के छक्के फ़खर जमान ने लगाए हैं। तो दूसरी अगर बात की जाए, आप देखें कि अब्दुल्ला शफीक जो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे अगर परफॉर्म करना होगा तो बाबर आजम को परफॉर्म करना होगा, क्योंकि बाबर आजम की बड़ी इनिंग्स हमें नजर नहीं आ रही। साथ अगर हम शुरू में देखें, पावर प्ले में हमारी टीम क्यों नहीं चल रही? देखिए, पावर प्ले में जब हमारी 1-2 विकेटें गिर जाती हैं तो आप दीगर टीमों को देखें, क्योंकि वो अपना जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है वो उसको साथ साथ लेके चलते रहते हैं, तो वो अपना रन रेट नीचे नहीं गिरने देते। हमारा ये है कि एक विकेट गिर जाए या अगर आप एक बाउंड्री लगा दे 1 ओवर में, तो वो अगली 6 बॉलें डॉट खेलेगा। भाई, एक बाउंड्री उसके जहन में है कि एक बाउंड्री हमने लगा ली है। लेकिन अब आजकल आपको पता है कि मॉडर्न क्रिकेट है, हर ओवर में 8-9 रन, 10 रन दूसरी टीमें वो बना रही हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम एक विकेट गिरने के बाद प्रेशर ले लेती है। आप देखें, मैं सिर्फ बात कर रहा था कि बाबर आजम की कोई बड़ी इनिंग्स हमें इस वर्ल्ड कप में नजर नहीं आई। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं उसमें बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करें, कोई बड़ी इनिंग्स खेलें। उसके साथ रिजवान की अगर बात की जाए तो सिवाय श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 100 रन स्कोर किया, उसके बाद उनकी भी कोई अच्छी इनिंग्स हमें नजर नहीं आई। तो साउथ शकील को बैक टू बैक
चांसेस मिल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 50 करके जब आप इस विकेट पे उस 50 को 100 पे कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। एक लेकिन विकेट अच्छी विकेट है। सही साद आपने कहा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, उसके पीछे रीजन भी तो ये है कि बाबर आजम को जो है विराट से कंपेयर भी किया जा रहा है, इंडियन जो क्रिकेट स्ट्रैटेजी है उससे कंपेयर किया जा रहा है। वो 12 पॉइंट्स के साथ अब पॉइंट टेबल पे जो है दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान की सिचुएशन आप देख रहे हैं, अब ये जो इतना प्रेशर है इसमें अगले मैच में आपको क्या लगता है गेमिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट? देखिए, आपने बात की विराट से कंपेयर किया जा रहा है बाबर आजम को, तो नो डाउट विराट कोहली मेरे नज़दीक बाबर आजम से बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने कहीं मुश्किल मौकों पे आके टीम को फिनिश करके दिया है, जो कि बाबर आजम नहीं कर पा रहे। आप देखें कि इस वर्ल्ड कप में देखें, T20 वर्ल्ड कप जो पिछला ऑस्ट्रेलिया था उसमें देखें, आप एशिया कप में देखें, मुश्किल कंडीशन में आके विराट कोहली ने टीम को मैच जितवाए, मैच फिनिश करके दिए। लेकिन बाबर आजम में थोड़ा सा अभी जो अरसा गुजरा है, बाबर आजम में वो वाला जो पुराने बाबर आजम थे वो नजर नहीं आ रहे, वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी मुश्किल आ रही है बाबर आजम को। होता है बड़ा जो प्लेयर है उस पर इस तरह सवाल आया था कुछ अरसा विराट कोहली पे, लेकिन उन्होंने अब दोबारा से वो अरूज पे आ गए हैं, स्कोर तो वो कर रहे हैं। अगर दूसरी बात जो आपने की कि पाकिस्तान, उम्मीद यही है कि और हमारे जरा भी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान सेम टीम ही खिलाएगा जो कि विनिंग कॉम्बिनेशन है बांग्लादेश के खिलाफ। देखिए, स्ट्रेटजी तो यही चाहिए कि अच्छा अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग करें, 350 रन करें और कोशिश करें कि अच्छी बॉलिंग करके उनको ज्यादा से ज्यादा रन से हराए, तो कभी अच्छा फायदा होगा, साथ ये वरना बताएं, उसके बगैर फायदा नहीं होगा। साथ ये बताएं कि बॉलिंग ऑर्डर की अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो उसमें फास्ट बॉलर जो हमारे पास नजर आ रहे हैं उनकी कारकर्दगी में नो डाउट शाहीन अच्छा परफॉर्म करें, हारिस ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया, और हम लोग सेकंड लास्ट मैच जो था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसमें भी देखें तो लड़कों ने जान मारी थी एंड पर आके। लेकिन हमारे पास फास्ट बॉलर्स के अलावा जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स में वो जान नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शादाब खान को रेस्ट नहीं मिला पिछली 6 लीग से, वो जिस तरीके से बैक टू बैक खेलते हुए आ रहे हैं उनको रेस्ट चाहिए था। लेकिन उसके अलावा उसामा मीर भी हैं, और वो आखिरी जो साउथ अफ्रीका में हमने ओवर दिया था मोहम्मद नवाज को, वो भी जरा बिट एक्सपेंसिव हमारे लिए हुआ। तो स्पिनर्स की कारकर्दगी क्यों नहीं उस तरीके से नजर आ रही? देखिए, मैं आपको बताऊं कि शादाब खान मुकम्मल फिट नहीं थे वर्ल्ड कप से पहले, उनको टीम में शामिल किया गया, चाहे आप दोस्ती यारी की बुनियाद पे किया गया, वो मुकम्मल फिट नहीं थे और उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप में। और ये क्या कहते हैं, जराए से हमें मालूम हुआ था कि वर्ल्ड कप से पहले शादाब फिट नहीं थे उनको, या वही अगर देखें एक अंसर चलता है कि दोस्ती यारी का, तो वो इसलिए वर्ल्ड कप में आगे। अगर बात की जाए बॉलिंग की, तरह आप बात कर रहे थे ओवरऑल फास्ट बॉलिंग की या स्पिन बॉलिंग की, स्पिन जो बॉलिंग हमारा जो इस वक्त उसामा मीर नो डाउट अच्छे बॉलर हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस वर्ल्ड कप में, बिल्कुल टोटली डिफरेंट नजर आए। अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए, हसन अली की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही इस वर्ल्ड कप में, हारिस रऊफ की। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो हमारे कप्तान है बाबर आजम, वो हारिस रऊफ को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। हारिस रऊफ पावर प्ले का बॉलर नहीं है, उसको आप मिडल में लेके आए, जब उसको आप पावर प्ले में लेके आते हैं ना ही उनकी बॉल स्विंग करता है, क्योंकि वो तेज बॉल करते हैं, तो तेज बॉल आपको पावर प्ले में अगर कोई अच्छा बैट्समैन हो तो वो उसको रन करेगा। तो एक थोड़ी सी कप्तानी की अगर बात की जाए तो इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने कुछ नहीं काफी गलतियां की इस वर्ल्ड कप में कप्तानी को लेकर, और काफी उन पर तनकीद भी की गई। दूसरी बात, बहुत शुक्रिया साद अब्बासी, आपके कीमती वक्त का। आपने हमें पाकिस्तान के हवाले से अपडेट किया, जो उनकी गेमिंग स्ट्रैटेजी है, जो प्रेशर है पाकिस्तानी टीम पर, और हम उम्मीद है जो हफ्ते के रोज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगा उसमें भी पाकिस्तान जीतेगा। अब क्रिकेट के हवाले से बात करें तो स्पोर्ट्स की दुनिया में नजम और क्या हो रहा है? स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, और आप लोगों को जिस तरीके से मालूम है कि अरब जो है मुमालिक वो बहुत ज्यादा एक्टिव है फुटबॉल के अंदर, और वो लोग चाहते हैं कि उनकी तरफ क्लब के मैचेस हो, प्रीमियर लीग्स हो, इंग्लिश प्रीमियर लीग्स हो, उसके अलावा वहां पर वर्ल्ड कप भी खेले जाए। तो फीफा वर्ल्ड कप जिस तरीके से लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा है कतर में खेला गया, पाकिस्तानी वहां पर लोग भी मौजूद थे, पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम वहां पर जिस तरीके से सिक्योरिटी हैंडल कर रहे थे, बहुत अमेजिंग किस्म का ये अरब लीग के अंदर हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड कप हुआ। उसी तरीके से फीफा वर्ल्ड कप 2034 होना था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन लास्ट में जो फीफा को फीस जमा करानी होती है उस फी को जमा करवाते वक्त ऑस्ट्रेलिया ने बैक ऑफ कर लिया और उन्होंने टाइम मांग लिया फी जमा करवाने में। तो काफी अरसे से सऊदी अरब चाह रहा था कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि अब कतर के बाद सऊदी अरब में हम लोग जो है ना वो होस्ट करें फीफा वर्ल्ड कप को। तो उनकी ख्वाहिश ये पूरी हो रही है और राह हमवार हो चुकी है, और अब ये कहा जा रहा है कि 2034
फीफा वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी बहुत सारे ममालिक जो कर रहे हैं उनकी मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। और उसके साथ साथ हमें यह भी मालूम है कि इस साल के एंड में जो शुरू होने लगा है फीफा वर्ल्ड कप का जो टीम्स नहीं जो क्लब के मैचेस हैं वो भी सऊदी अरब जो है वो होस्ट कर रहा है। और ये भी हमें मालूम है कि दुनिया के एक नंबर 1 प्लेयर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो भी इस वक्त मौजूद है अल नसर क्लब, और बल्कि उनके बेटे 13 साल के हैं, उनको भी अंडर 14 टीम में जो है ना सऊदी अरब में शामिल कर दिया। अच्छा नजम, आपने ये देखा कि जब इस तरह के मैचेस हो रहे हैं अरब वर्ल्ड में या ये जो मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान जो है ना बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है ऑब्वियसली बरादर मुमालिक है, और इसके साथ साथ ये जो हमारा कल्चर है, ये जो मुस्लिम कल्चर है, ये भी जब प्रमोट हो रहा होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि पिछले साल कतर में जब मैचेस खेले गए और उसके बाद जो गैर मुल्की वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जो कल्चर का अपडेट लोगों को कर रहे थे कि कितना खूबसूरत कल्चर है, और कुजीन के हवाले से और हमारे आर्ट एंड कल्चर को फरोग दे रहे थे। दैट्स रियली अमेजिंग। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का, और सियासी सूरत हाल में हम आपको रोज सुबह पाकिस्तान में अपडेट करते हैं। अभी भी आपको बताते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 10 नवंबर से मुल्क भर में जो है वो दौरों का आगाज करेंगे, अपनी पार्टी को मुतहरिक कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अगला वजीर आजम जो है वो पीपल्स पार्टी से होना चाहिए। आखिर चल क्या रहा है, ये जो सारा गठजोड़ था, इसका अब क्या नतीजा निकलेगा? इसके साथ साथ हमने जो है अताउल्लाह तारड़ का ये कहना है, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, कि हमारी जो है वो बातचीत हो सकती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, लेकिन कुछ सीट्स पर, और पीटीआई अब बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ये कहना है अताउल्लाह तारड़ का। तो अब बेसिकली चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। वही ना, एक ओवरऑल भी ये सियासी सूरत हाल में एक अनसर्टेनिटी है, उसके अलावा मुल्क में भी एक अनसर्टेनिटी हमें नजर आ रही थी जो पिछले 3 महीने से थमती हुई नजर आई है। उसमें हुकूमत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि बहुत सारे मामलात में आप महंगाई में भी देखें तो उस तरीके से वो जो एक हाइप क्रिएट हो रही थी उसमें भी कमी वाक़ई हुई है। लेकिन ये तमाम तर जो अनसर्टेनिटी है और हमारा बिजनेस तबका उस तरीके से जो पैसा नहीं लगा रहा है, ये सब कुछ हल होगा तभी जब एक 5 साल के लिए पॉलिसी बनती है और जब हुकूमत आती है। तो अब हुकूमत किसकी आएगी, पूरा पाकिस्तान इंतजार करे, लेकिन उससे पहले इलेक्शंस हैं और उससे पहले भी कैंपेन्स हैं। और जिस तरीके से मैं कहता हूं कि ये तमाम तर कैंपेन्स जो हैं ये भी एक फेस्टिविटी हमारे मुल्क में नजर आती हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आमिर गौरे साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आमिर साहब, तमाम तर एक्टिविटीज़ को आप किस नज़र से देख रहे हैं और कैसा आपको लग रहा है एक दफ़ा फिर से मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम की बका के लिए इलेक्शंस आने वाले हैं और उसके लिए तमाम तर पार्टीज मुतहरिक नजर आ रही हैं? फेवरेट जमात अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी एक्टिव नजर आ रही है, और पीपल्स पार्टी की जानिब से कल ये बयानात जो सामने आए हैं उनसे भी लगा है कि वो लोग भी जरा अब एक्साइटेड हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर? एक तो आप दोनों को मेरा सलाम, और आपके जो देखने वाले हैं उनको भी सुबह खैर। देखें, नवाज शरीफ के वापस आने के बाद मुस्लिम लीग में जान तो पड़नी थी, और अगर फर्ज के वो आ गए हैं, उनके मामलात जो हैं वो अदालतें देखेंगी और उनका ये ख्याल है कि अदालतों से उनको रिलीफ मिलेगा, तो फिर अब जिस तरह उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इससे आगे जाके जिस तरह कैंपेन जो है वो हीट अप होती है, तो हो सकता है नवाज शरीफ एक और ऐलान भी करें कि वो चारों सूबों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि जो अभी अर्ली बातचीत है, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया हुआ है। और चूंकि जो बातचीत चल रही है कि शायद उनका वापस आना जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी बातचीत हुई है, दूसरी जमातें जो इल्ज़ाम लगाती हैं कि नहीं बातचीत नहीं हुई है, डील हुई है, तो इस वक्त तो फ्रंट रनर जो है वो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है। इस वजह से कि अगर आप नंबर गेम्स देखें तो चूंकि ज़्यादातर सीटें जो है वो पंजाब के अंदर है, तो जो पार्टी पंजाब के अंदर जो है वो जीतेगी वो पाकिस्तान को जीतेगी। और डेफिनेटली उम्मीद उस पार्टी को ज़रूर ये है कि अगर हम पाकिस्तान की जो सीटें हैं 140 से ज़्यादा उसमें से मेजॉरिटी सीट जीते हैं, तो फिर पंजाब के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा वो ट्रेंड। पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं थोड़े अर्से पहले तक आपको पता है जरदारी साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो मतलब उन्होंने बिलावल का नाम जो है वो तो नहीं लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी का, और उसके लिए उन्होंने जो है राब्ते शुरू कर दिए थे बलूचिस्तान के अंदर भी और केपी के अंदर भी, इसलिए कि उनको एक तो ये पता है कि सिंध के अंदर उनकी पोजीशन जो है वो हमेशा से बहुत दहाइयों से वो बड़ी सॉलिड है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी साथ और मानो कि जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर एक माइंड सेट है कि वो तो डेंट नहीं डाल सकते पंजाब के अंदर नवाज शरीफ की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है उनकी पार्टी की, तो उसमें अगर फर्ज किया वो कल बातचीत करते हैं एक पीटीआई के सपोर्टर से और एक अलायंस उनको ऑफर करते हैं,
तो आमिर उनको गोरी जो है साहब, आपने कहा कि बड़ी सॉलिड सिचुएशन है पीपल्स पार्टी की। इसी तरह अगर सिंध की आपने मिसाल दी है, लेकिन सॉलिड सिचुएशन तो कुछ अरसे पहले भी थी जब पीडीएम था। सॉलिड हाँ। सिचुएशन तो तब भी थी जब इन पार्टीज का गठजोड़ था। अब ये पार्टीज सारी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रही हैं, तो इससे आपको क्या लग रहा है, इंतखाबात पे क्या इस चीज का असर पड़ेगा? ये जो मुहिम चल रही है, क्योंकि सारे अब एक दूसरे के खिलाफ जो बयानियां हैं वो सामने सही आना बात है। शुरू हो गया है। देखिए, दो दो बयानी हैं, साथ साथ चल रहे हैं। एक तो ये है कि जो है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, किसी एक खास पार्टी को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह के बयानात आते रहते हैं कि जो मुल्क के जो मसाइल हैं और जो अवाम के मसाइल हैं, उसके लिए सारी पार्टीज को इकट्ठा होकर बैठना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है सैडली हमने देखा है कि पिछले 20-25 साल में पॉलिटिकली बहुत डिवाइड हुआ है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो एक से ज्यादा सूबों में बिल्कुल यानी सेम स्ट्रेंथ के साथ इलेक्शन जीत सके। तो अगर पीएमएल-एन जो है उसका वो अब जोर आपको नजर आता है पंजाब के अंदर, तो पीपल्स पार्टी जो है वो जिस तरह मैंने कहा पहले वो सिंध में है। पहले जो बाप पार्टी बनाई थी शायद इस दफा वो चेंज हो। इस तरह की अर्ली इंडिकेशंस हैं कि जो बाप के अंदर लोग गए थे वो हो सकता है मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूं, इसलिए ठीक है। कि जो सारा का सारा स्ट्रक्चर बन रहा है ना साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे लेके चलने का, उसमें बलूचिस्तान ने बड़ा रोल अदा करना है। चाहे वो रेकोटिक के मादरी ज़खायर हों या फिर वो जो एक प्रॉमिस सऊदी अरब की $10 बिलियन की रिफाइनरी है, और अगर तेल जो है वो खामाल सऊदी अरब से आना है, क्लीन यहाँ होना है, तो हो सकता है फिर सी पैक के रूट से वहां जाए। अच्छा, तो फिर आमिर साहब ये फरमाइएगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन मेरे सामने आ रही है और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जमातों में से कोई एक जो है वो अगर सबकत हासिल कर जाता है, ज्यादा वोट्स ले जाता है, तो तीसरी तरफ जो है हमें फायदा जो नजर आता हुआ सामने दिखाई दे रहा है वो इस्तेहकाम पार्टी को है कि दोनों में से जो भी ऊपर आया वो उनको तो शामिल करेगा। क्या ये ऑप्शन है कि पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग आती है, तो उनके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बैठेगी, या फिर यूं भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो जीत कर जो है कोई इल्हाक कर लें और पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में आ जाए? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि अगर नंबर गेम्स के अंदर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की पोजीशन वो नहीं है जो पीएमएल-एन की नजर आती है फिलहाल। लेकिन जो भी पार्टी जीतेगी, अगर फर्ज किया वो 115-120 सीटें जीतती है और उसके बाद उनको जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिलती हैं, तो टोटल नंबर जो है वो 150-155 पे चला जाएगा। 171 सीट्स चाहिए उनको। तो दैट मीन्स कि उनको कराची के अंदर जो पार्टी जीतेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा एमक्यूएम जो है वो उस स्पेस को उसके अंदर जो है वो दोबारा से अपने आप को एंटर करेगी, जो पीटीआई की वहां से गायब होने की वजह से शायद नजर आए। उसी तरह बलूचिस्तान के अंदर केपी जो है वो अभी तक जो तोड़-फोड़ हुई है उसके बावजूद इस तरह लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका वेट ज्यादा नजर आता है हमें केपी के अंदर, इस वजह से कि मौलाना फजलुर रहमान की जो जो जेयूआईपी है वो और एएनपी, ये सारे लोग जो है अलायंस बनाएंगे और जो भी हुकूमत सेंटर में बनेगी उसको 3 या 4 छोटी पार्टीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। सही सही। आमिर गोरी साहब, जिस तरह आपने कहा साथ लेकर चलना चाहिए, और मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्यादा डोमिनेट अभी कर रही है, लेकिन जो अताउल्लाह तारर साहब ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुशावरत हो सकती है, तो आपको लगता है ये ग्रीन फ्लैग है इल्हाक का, किसी तरीके से एक दूसरे के साथ मर्ज होने का आफ्टर द इलेक्शंस? अभी देखिए मनूर बहुत अर्ली स्टेज है आईपीपी के लिए। देखें, उनको उम्मीद जो है ना वो सिर्फ 2 लीडर्स के साथ है। एक जहांगीर तरीन जिनको अभी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक उनका नाम क्लियर ना हो, और दूसरे अलीम खान। सवाल ये है कि उनका जो पहला जलसा है उसके बारे में जो अब तक सोशल मीडिया के ऊपर और जो हमारी रिपोर्ट्स इनसे बात हुई है वो बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है, और लगता है ऐसे कि वो पार्टी जो है वो सिर्फ सदर पंजाब में हो सकता है 15 से 16 सीटें ही कंटेस्ट करे। उसमें से कितने वो जीतते हैं कितने नहीं जीतते, लेकिन वो उनको सिर्फ और सिर्फ स्कोप ये है कि अगर फर्ज किया वो जीतते हैं तो इसका मतलब जो पीटीआई का पहले जोर था सदरन पंजाब के अंदर वो टूटेगा। तो उस वजह से इस तरह लगता है कि अभी तक जो सियासत चल रही है उसमें वो अपने लिए बहुत बड़ा पीस ऑफ द केक नहीं समझते, लेकिन अगर वो 15 सीटें जीत सकते हैं तो फिर हो सकता है कि पंजाब के अंदर वो पीएमएल-एन ऐसा एक मॉडल भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करे जो उसने पिछली दफा बलूचिस्तान में किया था कि 2.5 साल जो है वो एक चीफ मिनिस्टर बने और 2.5 साल जो है वो पीएमएल-एन का बने अगर नंबर्स हो। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, एक ओवरऑल अगर सिचुएशन हम लोग देखें तो ये जो जितनी भी आपने दूसरी जमातों का जिक्र किया, जिसमें एएनपी आती है, जिसमें जेयूआई है, जिसमें बाप है, ये सब इनका ट्रिल डाउन जो नजर आ रहा है वो हमें आ रहा है नून लीग की तरफ, और नवाज शरीफ की वापसी के बाद ये सब मिलने भी गए हैं।
तो आपको क्या लगता है कि बिफोर द इलेक्शन कोई स्ट्रेटेजी जो है वो बन सकती है? इस हवाले से तो आपने खुद कह दिया कि ये जमातें मिलकर जो है इल्हाक करेंगे और सेंटर में भी आने की कोशिश होगी उनकी, लेकिन अगेन वही बात है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है उनके जुड़ने का कहीं पर कोई प्लान आपको नजर आ रहा है कि ज़रदारी साहब और नून लीग की जो है कोई मफाहमत की सियासत, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कुछ इस तरह की चीज़ें हों? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन के अंदर तो डेफिनेटली एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन अगर फर्ज किया सिंध जो है उसके अंदर पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है यानी प्रोविंस चलाने के लिए उनका वहां चीफ मिनिस्टर होगा, उनकी हुकूमत होगी, तो ये याद रखें कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो सेंटर की हुकूमत है उसकी इंपॉर्टेंस अवाम के जो फायदे पहुंच रहे हैं, अवाम को जो पहने हैं, उसके लिए सूबों की हुकूमतें ज्यादा मैटर करेंगी। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश ही करेगी कि वो जो सेंटर में हुकूमत अगर वो खुद नहीं बना सकती, क्योंकि उसके पास नंबर्स जो हैं वो नहीं है इस तरह, ना बलोचिस्तान में उस तरह नजर आ रहे हैं मुझे, ना पंजाब में, तो फिर लेकिन गवर्नमेंट के साथ अगर फर्ज किया जो बेनिफिट सेंटर की हुकूमत से मिलने होते हैं तो उनको लेके चलना पड़ेगा। मुझे इस तरह नहीं लगता कि आपस में कन्फ्रंटेशनल जो है पॉलिटिक्स वो आगे लेके चलेगी, इसलिए कि इन दोनों पार्टीज ने माजी में बहुत जो है वो भुगता है इस सारी सिचुएशन को। तो जो अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बेनजीर भुट्टो करके गई थी नवाज शरीफ के साथ, तो फिर जरदारी साहब उनको लेके चलते रहे, तो इनको जो है ये मुखालफत जो इस वक्त बयानात हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल कॉस्मेटिक पोस्चरिंग है। आखिर में ये सारी पार्टीज जो है इसमें सिर्फ पीटीआई जो है उसको देखना पड़ेगा कि वो किसके साथ बनेगी, और अगर इमरान खान जेल में ही रहते हैं तो फिर उनके पास नए कैंडिडेट्स कौन होंगे, वो जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान दोबारा से मुझे ऐसा लगता है कि जो कोशिश थी कि 2 पार्टी सिस्टम नहीं बल्कि 3 पार्टी सिस्टम और बाकी छोटी जमातें जो हैं वो उनके साथ मिलके डेफिनेटली वो आपको पता है पीस ऑफ द केक उनको चाहिए, अदरवाइज तो ऑपोजिशन में बैठने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते जो केपी के अंदर बलोचिस्तान के अंदर है या एमक्यूएम। तो जो लगता है इस तरह है कि उन सारे लोगों को पता है कि जो टेस्ट है और जो एक जिसको हम आमतौर पर ही कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या पावर्स दैट बी, वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज माजी की तरफ जो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं वो ना करें, आगे चलें। सही, Definitely, सही। definitely. अच्छा, जैसे हम बात करें करंट सिचुएशन के हवाले से, अब आप एक शॉर्ट सा आपसे कमेंट चाहूंगी कि पीटीआई को आप कहां पे देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम में, और साथ में ये जो मुखालफत का सिलसिला सामने आया है तो इसमें मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि वो अवाम को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर सके? क्योंकि जब हमने पीटीआई के देखा तो उनका बड़ा एक अच्छा और एक बड़ा अट्रैक्टिव था मैनिफेस्टो था फॉर द यूथ, तो अब जो है मुस्लिम लीग नून किस तरह यूथ को टारगेट उसको करना चाहिए, खास तौर पे ये जो करंट सिचुएशन है और मुखालफीन जो हैं वो सामने आके खुल के बयान देना शुरू हो गए हैं? अनुज, देखें, नून के लिए टास्क जो है वो तो बहुत बड़ा है इस वजह से कि इस इलेक्शन में बहुत सारे लोग जो हैं जो पहली दफा वोट डालेंगे उन्होंने नवाज शरीफ का वक्त नहीं देखा 2013 से 2017 की हुकूमत का। वो हो सकता है कि मतलब लेट प्राइमरी स्कूल या अर्ली हाई स्कूल में हो, इस दफा वो पहली दफा वोट डालेंगे। उन्होंने जो बातें सुनी है सोशल मीडिया पे, मीडिया के ऊपर, उसके अंदर नवाज शरीफ जो है वो इस मुल्क से बाहर थे, तो वो उनके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, मुझे उनकी पार्टी अभी उस जो काउंट के ऊपर थोड़ी वीक नजर आती है। दूसरी चीज ये देखने वाली है कि अगर इमरान खान जो है वो जमानत पे बाहर नहीं आते, वो जेल के अंदर ही रहते हैं, तो फिर जो उनके साथ पिछली दफा इलेक्टेबल सिलेक्टेबल्स दिए गए थे वो तो पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो वो नए लोग कौन होंगे, उनको कौन सिलेक्ट करेगा? चूंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी जो है नजरबंद है, तो फिर पार्टी जो है उसमें ये कहना कि इमरान हो सकता है कि बाज सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान के इस वक्त भी सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिशियन हो, लेकिन अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते तो फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि जो भी हुकूमत बनेगी वो हमारे लिए क्या डिलीवर करेगी। तो उसमें पीटीआई के लिए जहां टेस्ट है, नून के लिए भी जो चैलेंज है कि जो वोट उनका नहीं है वो पीटीआई का यूथ वोट, मुझे नहीं लगता कि वो नून को वोट जाएगा, चाहे नवाज शरीफ कुछ भी बात कर लें कि हमने मोटरवेज बनाई थी, ये किया था, वो किया था, उसका फायदा उन नौजवानों को नहीं है अभी जो अब जॉब मार्केट में आ रहे हैं और इकोनॉमी की हालत पतली है। ऑल राइट सर, वेल थैंक यू सो मच। शामिर गौरिस साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सूरत हाल पे तबसरा कर रहे थे। ख़वातीन नज़रा, एक एक दिन बहुत कीमती है, लेकिन जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे थे कि उन्हें खदशा है कि शायद पीटीआई का वोट बैंक जो है उस तरीके से उधर ना शिफ्ट हो, तो तमाम तर लोग जिस भी पार्टी को वोट डालें, लेकिन जब वोट का दिन हो, इलेक्शन डे, आप लोग लाजमी बाहर निकलें और इस मुल्क की खातिर जो है, जब इस मुल्क की बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग बहस करते हैं, इसकी तरक्की की बात करते हैं, तो निकलें और बाहर निकल के अपने पॉलिटिशियन जो आप लोगों को बेहतर लगता है उसको वोट डालें। बिल्कुल जनाब, और अगर हम मुल्क की तरक्की के हवाले से बात करें तो मुहज़्ज़ब कौमें जब जंग में भी होती हैं तो नजम बच्चों को, खवातीन को या ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को मारना क्राइम है, उनको मारना अलाउड नहीं है। हॉस्पिटल्स पर आप हमले नहीं कर सकते, आप उनके शेल्टर
हाउस पर हमले नहीं कर सकते, लेकिन गजा की पट्टी पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए और इसराइली जारियत के खिलाफ मजम्मत के लिए करारदाद भी मंजूर कर दी है और ये करारदाद जो है मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई है। हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी इसकी मजम्मत की है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ट्वीट की है। इसके साथ साथ ईरान ने भी खबरदार कर दिया है कि अगर इसराइल की जानिब से इस जुल्म और बमबारी का, जो कि फ़िज़ाई भी है, बरी भी है, बहरी भी है, इसका सिलसिला ना रुका तो इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। हम चीन को भी देख रहे हैं, चीन ने भी इस चीज़ की हिमायत की है कि जंग बंदी होनी चाहिए। हर मुल्क जो है आगे आ रहा है, हर इंसान जो है वो आगे आ रहा है। विद इन द कंट्री भी हमने देखा कि इसराइल के विद इन द कंट्री भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। अब सबसे बड़ी इस चीज़ में डिफरेंट चीज़ और बड़ी अनोखी चीज़ ये हुई है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जुल्म जब हद से गुजरता है तो फिर मिट जाता है। तो हो ये रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में भी हम सब जानते हैं कि इसराइली लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अमेरिका की भी, अमेरिकी लातीनी जो ममालिक है, जो रियासतें हैं, वो भी आवाज़ उठा रही हैं कि जुल्म का जो सिलसिला है वो ख़त्म होना चाहिए गजा में। हाँ, और आपने जिस मुल्क का जिक्र किया बोलीविया, जी डेफिनेटली ये कितना बड़ा एक सेटबैक है अमेरिका के लिए। खुद के अमेरिका की एक रियासत जो है, लातीनी रियासत बेशक है, लेकिन उनकी रियासत है और उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम बरादर मुसलमान ममालिक जो, ये आप लोग बोलीविया की वो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट इस वक्त देख रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग ये जिक्र करें, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, अपील होगी, बल्कि हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान जिसका दिल धड़कता है फ़लस्तीनियों के साथ, उसकी रिक्वेस्ट होगी तमाम तरह हमारे बरादर भाई इस्लामी ममालिक से कि आप लोग भी अपने रिलेशंस तोड़ें, ताल्लुकात तोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे और बहुत सारे लोगों को ये फील होता है कि इजराइल को जो शय मिली है वो इस चीज़ से भी मिली है कि बहुत सारे ममालिक ने उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ से ताल्लुक तोड़ें और इसी के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, बेसिकली सिर्फ मुस्लिम उम्मा ने नहीं बल्कि कोलंबिया और चिली ने भी अपने इसराइल से वापस बुला लिए हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में माहिर खारजा अमूर हमजा रिफत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान ने करारदाद मंजूर की है और जो है वो प्रॉपरली बेसिकली जो करारदाद मंजूर होने के बाद इसको मुत्तफ़क़ा तौर पर हम सब ने इसको जो है बहुत सपोर्ट भी किया है, निगरान वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी किया है हमारे साथ। ओके, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमजा रिफत साहब। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि इसकी क्या अहमियत होगी। पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम चला गया, तो सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत ज़्यादा अहमियत इस चीज़ में है कि पाकिस्तान को जो स्टांस रहा है, चाहे वो आप पासपोर्ट से लेके आप हुकूमती सतह के ऊपर खारजा पॉलिसी से लेके, ये काफ़ी हद तक ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जो रेजोल्यूशन इस वक्त अगर आप देख लें पाकिस्तान की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को, तो फ़लस्तीन के साथ यकजहती, फ़लस्तीन के साथ और इजरायली बमबारी का अगर आप कह सकते हैं कि मजम्मत करना, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के एक हिस्सा बन चुका है। तो यही चीज़ आपको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी नज़र आई कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को सपोर्ट किया। मसला ये आ रहा है कि मैं आपके इंट्रो में देख रहा था कि आपने इजरायली लॉबी की बात की, अमेरिका के अंदर और सब कुछ है। वो जो पावरफुल लॉबी है वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से इस रेजोल्यूशन को स्कटल किया जाए, और रेजोल्यूशन को इस वजह से स्कटल कर रहे हैं कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात है, इजराइल के जो वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि फ्यूल गाजा के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूल गाजा के अंदर गया तो वो फिर सीधा हमास के हाथों में आ जाएगा। एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, पर साफ सी बात है कि इस मामले में जो पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो स्टांस है वो काफ़ी हद तक क्लियर है, जस्टिफाइड है, और इस रेजोल्यूशन को बहुत सारे और ममालिक ने भी सपोर्ट किया है। और अमेरिका की जो लॉबी है यूएन के अंदर और उनके कांग्रेस के अंदर, वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास हो जिससे बकौल उनके इजराइल की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा महसूस हो सके। अच्छा सर, हम लोग अक्सर जब भी इस टॉपिक का जिक्र करते हैं हम लोग ये बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के लिए, तमाम तर खित्ते के लिए जो है ना ये मुश्किल बन सकता है। फिर उसके बाद हमने सिचुएशन देखी कि शाम के ऊपर भी बमबारी शुरू कर दी गई। तीसरी चीज़ हमने ये देखा कि यमन की रिबेलियन फोर्स की जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि यमन भी इसकी जद में आ रहा है, और फिर यमन और इन तमाम तर इलाकों के दरमियान इजिप्ट भी आ रहा है। तो आप पूरी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? अगर ये सिचुएशन सीज फायर की तरफ नहीं जाती तो अगले एक महीने के अंदर क्या क्या आप देख रहे हैं? देखिए, एक टिंडर बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि साफ सी बात है सदर्न लबनान का भी एक अगर आप जिक्र करते हैं ना, सदर्न लबनान के अंदर भी आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह और आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, इनका नाम असल में इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस होना चाहिए। आईओएफ और हिजबुल्लाह के दरमियान सदर्न लबनान के अंदर कशीदगी जारी है। हूती रेबल्स जो यमन के अंदर है, उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए इजराइल के अंदर। तो इस वक्त ईरान का काफी हद तक फुटप्रिंट आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह और हुती रेबल्स जो हैं उनको बाकायदा तेहरान स्पॉन्सर करता है। तो उसकी वजह से मिडल ईस्ट के अंदर वो एक टिंडर बॉक्स खुल चुका है। अब ये बहुत सारे जो मिलिशियाज हैं जो ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं लबनान के अंदर कुछ आप कह सकते हैं कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आप हसन नसरल्ला जो इराक के अंदर है उनकी भी डिक्टेट्स के ऊपर ये जो तंजीमें ये अब आना शुरू हो गई हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो ये अब गाजा तक महदूद नहीं रहा, ये अब बेसिकली क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है और ये मिडल ईस्ट के अंदर तो आपको शिया क्या लगता है कि मिलिशियाज इनको कोई सेंटर पॉइंट बनाना चाहिए अपना तमाम तर फोर्सेस को, या अपने अपने मुल्कों से ये काम करना चाहिए? नहीं देखें, ये अब देखें जब वैक्यूम आ जाता है और आपको गाजा की सिचुएशन के अंदर तकरीबन 8,000 से ज़्यादा 8,500 लोग इनकी वफात हो चुकी है, उसके अंदर जो है तकरीबन 3,000 के करीब जो है वो बच्चे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है फिर वो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो स्टेट्स ये बहुत सारे जो ममालिक है, शाम के अंदर आपको पता है कि सिविल वॉर चल रही है, यमन के अंदर एक सोशल ब्रेकडाउन हुआ है, और आप कह सकते हैं कि लबनान के अंदर भी वो उनकी 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है $1.25 से नीचे है इस वक्त। तो क्या हो रहा है कि ये वैक्यूम क्रिएट हुआ हुआ है, इसको मिलिशियाज फिर अब एक्सप्लॉइट करेंगी। तो मिलिशियाज जब एक्सप्लॉइट करेंगे तो इजराइल के खिलाफ जो है वो अटैक्स भी होंगे, अमेरिकन आर्म्स भी आना शुरू हो जाएंगे, आप कह सकते हैं कि उनके पेट्रियट मिसाइल्स भी आएंगे और सब कुछ हो जाएगा। फिर ईरान के पास भी जस्टिफिकेशन हो जाएगी, वो मिलिट्री बिल्डअप हो जाएगी। अच्छा, तो मिडल ईस्ट का सिचुएशन काफी हद तक आप कह सकते हैं कशीदगी का अच्छा, शिकार है। बेसिकली जैसे आप डिस्टर्ब सिचुएशन के हवाले से बात करें तो आपको नहीं लग रहा कि इसमें ज्यादा किरदार नॉन स्टेट एक्टर्स का है? अगर वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो स्टेट का क्या रोल रहेगा? नहीं, यही तो मैंने अभी जिक्र किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स इस वजह से थ्राइव करें क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर एक वैक्यूम है। सीरिया के अंदर बशार अल असद की जो हुकूमत है, कंट्रोल कौन करेगा? बिकॉज़ अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से उनको स्टेट स्पॉन्सरशिप मिली हुई ईरान की तरफ से कि अभी गाजा के अंदर ये मतलब मामला चल रहे हैं, तो आपको एक खुला एंड दिया हुआ है कि आप मिडल ईस्ट के अंदर जाएं और इजराइल के अंदर जितनी आप बमबारी कर सकते हैं। वो टैसिट अप्रूवल है, जाहिर बात है वो ओपनली आके कह नहीं सकते। जैसे ये हो रहा है इसराइल के साथ, अब हम देख भी रहे हैं कि आवाज उठाई जा रही है, कोलंबिया ने, चिली ने अपने सफीर बुला लिए हैं, चीन ने आवाज उठाई है। तो क्या आपको लगता है कि ये इंटरनेशनली जो आइसोलेट करने की जो एक तहरीक चल रही है एक तरह से, बिकॉज जुल्म और ज्यादती बढ़ती जा रही है गजा में, तो इससे इसराइल को क्या फर्क पड़ेगा? रशिया ने भी आवाज उठाई है इसके अगेंस्ट। ये बहुत हद तक है, बट इसराइल को इस मामले में मैं रियलिस्ट होके मैं एक बात कर रहा हूँ कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनके पास है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी वो एक उनके जो है ना सेनेट अप्रोप्रिएशंस कमेटी के अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि हम फंडिंग देना चाह रहे हैं इसराइल को, और उसमें से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फंडिंग जो है वो गाजा को भी देना चाह रहे हैं। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि जब तक अमरीकी फंडिंग आती रहेगी, इसराइल और उनकी जो ऑक्यूपेशन फोर्सेज है वो बमबारियत करते रहेंगे। तो रूस की तरफ से, चाइना की तरफ से, वो ठीक है P5 के वो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उनका काफी हद तक रोल होता है, पर जब तक अमरीकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला इसराइल के ऊपर रहेगा तो बहुत मुश्किल है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाए। बट इंसानी हकूक के हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से प्रेशर पड़ रहा है यूरोपियन मुल्कों के अंदर। आयरलैंड में उनके पार्लियामेंट के अंदर उनके MP ने खड़े होकर ये बात की है कि इजरायली सफीर को निकाल दें हमारे मुल्क से। तो ये चीजें आपको आयरलैंड के अंदर, बोलिविया के अंदर, कोलंबिया का आपने सही जिक्र किया, एक्वाडोर के अंदर भी और चिले में उन्होंने कहा कि हम अपने सफीर को बुलाएं, उनके साथ हम कंसल्टेशंस करना चाह रहे हैं। जी। सारी सिचुएशन हमारे सामने जो है ना क्लियर है, पूरी दुनिया जो है हमारे सामने नजर आ रही है। UN का किरदार जो है वो ऑब्वियसली जिस तरीके से वहाँ पर रेजोल्यूशंस जा रही हैं, वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल भी एक्टिव हैं इस मामले में, लेकिन यहाँ पर अरब लीग और OIC और तमाम तर इस्लामिक ममालिक, उनका किरदार आप कैसे देख रहे हैं? क्या उनकी तरफ से प्रेशर बिल्ड जो हो रहा है वो उस लिहाज से बिल्कुल ओके है जितनी उनकी पावर है, या उनकी पावर ज़्यादा है और मजीद वो एक्सेलरेट कर सकते हैं इस चीज़ को? सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक प्रेस रिलीज आया, उन्होंने कंडेम किया है इस चीज़ को। पर OIC का, और अगर अभी हाल ही में कायरो समिट भी हुई थी, उसके अंदर कॉन्डेमनेशन के अलावा वो जो है उसके अलावा चीज़ आ नहीं रही। सीज फायर की भी बात आप कहते हैं, बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। कुछ अगर आप मिडल ईस्टर्न मुल्कों को देखें, कतर के ऊपर, हमास के ऊपर बहुत ज़्यादा लेवरेज है, तो कतर ने जो प्रिजनर स्वैप की जो निगोसिएशन, मुज़ाकरात की जो बातचीत कर रहे थे, कतर ने भी काफ़ी हद तक कहा कि हम करेंगे। पर अभी हाल ही में जबालिया रेफ्यूजी कैंप के अंदर अटैक हुआ था, उसमें कतर ने इसराइल को कहा है हम ये निगोसिएशन, मुज़ाकरात करना बंद कर देंगे अगर आपने रेफ्यूजी कैंप्स को टारगेट करना बंद नहीं किया। तो बड़ा ही एक आप कह सकते हैं डेलिकेट सिचुएशन है मिडल ईस्ट के अंदर। तुर्की भी है, टर्की ने, अर्दोगान ने तो हमास को ये भी कह दिया कि वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक लिबरेशन मूवमेंट है। पर अर्दोगान का इशू सिर्फ ये आ रहा है कि उसके सपोर्टर्स आपको मुसलमान दुनिया के अंदर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। तो इस वक्त मेरे ख्याल से, और ये एक हैरानगी की बात है कि साउथ अमेरिका में ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनका स्टांस ज़्यादा बेहतर आ रहा है बनस्बत मुसलमान दुनिया के, क्योंकि अभी भी UAE ने ताल्लुकात रखे हुए इसराइल के साथ, मिस्र ने रखे हुए हैं और मराकश ने भी रखे हुए हैं। तो कोई सस्पेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं हो रही, हालांकि गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। सही। अच्छा हमजा साहब, आपने बड़ा रियलिस्टिक होकर जवाब दिया बहुत से सवालात का। अब इस चीज़ का हल कैसे देख रहे हैं आप, या आपको लगता है कि इन द नियरेस्ट फ्यूचर इसका कोई हल है, या हम हल निकाल सकते हैं, UNGA हल निकाल सकते हैं?
मैं आपको रियलिस्टिक होके ही जवाब दूंगा। मुझे इसका हल अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। ये जंग जारी रहेगी। हमास ने भी कह दिया कि हम लोग भी एम्बोल्डन हुए हुए हैं, और जहाँ पे 8,000 कैजुअल्टीज़ हो सकता है वो 15,000 हो। मैं एक रियलिस्टिक एस्टिमेट मैं आपको इस वजह से देना चाह रहा हूँ क्योंकि इसराइल ने सीज़ फायर का, बेंजामिन नेतन्याहू जो उनका वज़ीर आज़म, उसने कहा कि सीज़ फायर नहीं होगी। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि गाज़ा जो है तकरीबन 300 से ज़ायद किलोमीटर की एक जगह है, तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि नॉर्थ को वेकेट करके आप साउथ में चले जाएं। इतना वो कंजस्टेड है, तो इसराइल के पास एक खुला आप कह सकते हैं कि मैदान है जहाँ पे वो बर्बारियत कर सकता है। अस्पताल टारगेट हुए हैं, स्कूल्स टारगेट हुए, बच्चों की तादाद जो है तकरीबन 1/3 है उस कैजुअल्टी रेट। सो व्हाट इजराइल वांट्स रियली, चाहता क्या है वो? इसराइल बेसिकली यही चाहता है कि, अब मैं आप साफ बात कह रहा हूँ, वो कहता है कि हम हमास को इरेडिकेट करना चाहें। बेसिकली वो फ़लस्तीनी आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहे। इसको मैं एक सियासी पहलू भी दूंगा। इसराइल के अंदर जब हाल ही में इलेक्शंस हुए, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत है, ये फार राइट हुकूमत है। ये बेसिकली उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है बेज़लेल स्मोट्रिच, उसने यहाँ तक ये कह दिया कि फ़लस्तीन कोई चीज़ नहीं है, पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी कोई चीज़ नहीं है। इसराइल फ़लस्तीनी आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाह रहा है। लेकिन उसमें वो ये कहता है कि हमास को हम डिफीट करें। आप मुझे बता दें उस कैजुअल्टी जो 8,000 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ है, उसमें कितने हमास कोई भी नहीं, मेरा ख्याल है कि 1,000 भी नहीं। तो आपको ये जवाब मतलब काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि वो बेसिकली फ़लस्तीनियों को मिटाना चाह रहा है, फ़लस्तीनी आइडेंटिटी को कर रहा है, लेकिन बहाना हमास का है। जी बिल्कुल, रसूल खुशी की जा रही है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया रिफत साहब, आपके कीमती वक्त का। आपने हमें जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से आगाह किया। अब जरा पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं। ये जो मौसम होता है अक्टूबर के एंड से लेके फेब तक, इसमें जो है ना, सुबह स्कूल जाते हुए हमारा मूड बहुत खराब होता है। ना सिर्फ हमारा मूड खराब होता है, बल्कि वो जो ड्राइव कर रहे होते हैं उनका भी मूड बहुत खराब होता है, क्योंकि सामने कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। स्मोक इतनी है, मोटरवेज बंद हो जाती हैं, मोटरवेज बंद होते हैं। पहले फोग होती थी, अब ये जो हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस आई हैं उसकी वजह से स्मोक बहुत ज्यादा फैल चुकी है, और पंजाब में स्मोक इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद कल बड़े एक्टिव नजर आए हैं वहाँ पर सीएम, निगरान सीएम पंजाब भी, और उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि स्कूल के अंदर मास्क लाजमी है। जहाँ जहाँ पर आप लोग जब मौजूद हैं, ऑफिस जाते हैं, मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए गए हैं। तो अब ये स्मोक और फोग, इनका कॉम्बिनेशन जो है बड़ा खतरनाक बन जाता है। हम लोग बात करेंगे इसी के ऊपर। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो ये वाज़ेह कर दें कि स्मोक और फोग में फ़र्क क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। देखिए, जो फॉग होती है वो बेसिकली जो लो क्लाउड्स होते हैं ना, स्ट्रेटस क्लाउड्स ऑन ग्राउंड्स, जो ग्राउंड पे एक तरह से उनका इतने नीचे बन जाते हैं ग्राउंड पे, वो बेसिकली जो टेम्परेचर की एक तरह से इन्वर्शन होती है। वैसे तो हम सरफेस से जब ऊपर जाते हैं जैसे जैसे तो टेम्परेचर गिरता है, यानी वो टेम्परेचर का एक स्टैंडर्ड लैप्स रेट है कि 6.5 डिग्री पर 1 किलोमीटर कम होता जाता है टेम्परेचर। लेकिन सरफेस से थोड़ी सी जो ऊपर लेयर होती है, सरफेस बहुत ठंडी हो जाती है रात में, और थोड़ी सी ऊपर जो लेयर होती है वो उसका टेम्परेचर थोड़ा निस्बतन ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो मॉइस्चर रात में अवेलेबल होता है वो असल में ऑन ग्राउंड एक तरह से सस्पेंड कंडेंस होकर वो एक फॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो तो जब सफिशेंट मॉइस्चर हो तो फॉग होती है, लेकिन जब वो मॉइस्चर थोड़ा कम हो और उसमें पोल्यूटेंट्स एक तरह से मिक्स हो जाए, उसमें गाड़ियों का धुआं और इंडस्ट्रीज़ का धुआं और जो ये आपकी क्रॉप्स की रेजिड्यू जलाई जाती है हमारे पंजाब में भी, इंडियन साइड पे भी, तो चावल वावल की फसल अगली फसल को तैयार करने के लिए, खेतों को एक तरह से ना जल्दी तैयार करने के लिए वो करते हैं। तो ये चीज़ें उसमें मिक्स होकर, यानी स्मोक प्लस फॉग दोनों को मिलाकर आप स्मोग कह सकते हैं उसको। करंट सिचुएशन के हवाले से तो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। अब ये जो कार्बन एमिशन है, ये आप कैसे देख रहे हैं? इसकी क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए? हर दूसरी गाड़ी की कोई रेगुलेशन नहीं होती, धुआं छोड़ रही होती है, और हम देख भी रहे हैं पंजाब में भट्टे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत असल में ये बहुत ज़रूरी है, और ये सीज़न शुरू होने से बहुत पहले होना चाहिए। यानी एक तरह से उसकी गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए कि जो उस तरह की, जैसे बाकायदा फिटनेस टेस्ट होना चाहिए गाड़ियों का, और जो इस तरह की ख़राब सूरत हाल जिनको की हो तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि भट्टों पे भी पाबंदी, जैसे हम पढ़ते तो हैं, सुनते हैं कि लगा दी गई है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली शायद उस पर उतनी स्ट्रिक्टली अमल दरामद नहीं होता, और तीसरा जो खेतों में जलाया जाता है ना, उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये चीज़ें मिलकर अक्सर असल में ये सीज़न ऐसा होता है, यानी नवंबर अक्टूबर के मिड के बाद कह लें आप, या अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों के बाद, फिर नवंबर का पूरा महीना दिसंबर, इसमें बहुत कम बारिशें होती हैं और विंड बिल्कुल काम होती है। कोई यानी अदरवाइज तो जब विंड चलती रहे अच्छी स्पीड से चले तो पोल्यूटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट या ड्रिफ्ट करती रहती है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वहीं सस्पेंडेड रहती हैं, मौलिक रहती हैं ड्यू टू काम विंड, तकरीबन काम विंड होती है, अनलेस के कोई एक वेस्टर्ली वेव आ जाए जिसका इम्कान रहता है अभी, लेकिन उसमें कम ज़ाहिर है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लेट दिसंबर या जनवरी में जब हम जाते हैं तो फिर उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उस वेव की। तो बारिशें हों, आपकी फ़िज़ा क्लियर हो जाए तो फिर तो ठीक है। और देखिए अब एक स्पेल मुतवक्के है कि 5 नवंबर 4 नवंबर या 5 या 6 नवंबर के बाद बलूचिस्तान में और केपी में ख़ासकर, पंजाब में तो इतनी बारिश नहीं है उससे, लेकिन उसके उस वेव के नतीजे में कुछ ना कुछ क्लाउड्स आ जाएं, कुछ इस तरह से हो जाएं, तो या एटलीस्ट कुछ ना कुछ हल्की फुल्की हवा चले तो फिर इसमें कुछ कदर कमी आ सकती है। लेकिन वो आर्जी कमी है, जब तक कि बारिशों का एक अच्छा सिलसिला नहीं आता पाकिस्तान के ऊपर वेस्ट से मूव करता हुआ, तो तब तक ये कंडीशन ऑन एंड ऑफ इसी तरह रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब हम लोग देखते हैं एक सिचुएशन तो इस तरह से नज़र आई है कि जब अक्टूबर स्टार्ट हुआ था, इस्लामाबाद की मैं जिक्र करूंगा और लाहौर का भी इवन एक दफ़ा सर्दी की लहर चल पड़ी थी पंजाब के मैदानी इलाकों में भी, और केपी और उस जगह पे तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अब दोबारा से हम लोग देखें तो दिन में गर्मी और फिर रात में भी उस तरीके से जो है ना वो ठंड महसूस नहीं हो रही, पंखे बंद होके दोबारा से ऑन हो गए हैं। तो ये प्रॉपरली कब जो है ना वो सर्दियाँ शुरू होंगी? देखिए वो आर्जी फेज था एक तरह से, वो आपको शायद इल्म हो कि अक्टूबर में अच्छी 2-3 वेव्स आई हैं कम से कम, जिसने अच्छी बारिशें दी हैं। यानी अक्टूबर, वैसे अक्टूबर और नवंबर जो है ना लीस्ट जैसे कहते हैं ना वेटेस्ट मंथ होते हैं, बहुत कम बारिशें होती हैं इन दोनों महीनों में पूरे पाकिस्तान में ही। तो इस दफ़ा अक्टूबर में अच्छी बारिश हुई है। पूरे पाकिस्तान की एरिया वेटेड एवरेज, जिसे हम एवरेज बारिश कहते हैं पूरे पाकिस्तान की, वो 8 से 10 मिलीमीटर बनती है सिर्फ, तो इतनी कम उसका तनासब होता है। तो वो जो एक आप फेज़ जिसका जिक्र कर रहे हैं वो असल में पैदर पे 2 वेव्स आई थी जिस पे अच्छी बारिशें हुई थी, और ऊंचे पहाड़ों पर कोई हल्की बर्फबारी भी हो गई थी, कहीं आलाबारी होती रही, तो उसके नतीजे में वो एक मतलब आर्जी सा फेज़ आया था कि जिसमें थोड़ी कूलिंग आ गई थी। उसके बाद बिल्कुल मौसम मुसलसल ड्राई आ रहा है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, स्मोक के हवाले से अगर बात करें तो अब हम देखते हैं कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि 1-2 दिन की छुट्टी हुई और उसके बाद जो था मौसम बहुत अच्छा हो गया था, जो क्लियर हो गया था स्काई, जिसकी वजह से पहले हम देख रहे थे कि बहुत इस्लामाबाद जो था अनक्लियर था, लाहौर पहले नंबर पे था आलूदा तरीन शहरों में। तो अब आपको क्या लगता है हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस हवाले से? वर्किंग डेज कम किए जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाई जाए, क्या किया जाए? देखिए पब्लिक बुनियादी जो चीज़ है ना, वही जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब लाहौर या उसके इर्द गिर्द दूसरे जितने ये जो ईंटों के भट्टे हैं, इस तरह से जो फसलों का जो रेजिड्यू जो है वो जलाया जाता है, उसको कंट्रोल, बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए। इसी तरह से गाड़ियों की फिटनेस पे खासा वो किया जाए, तवज्जो दी जाए। अब आप वर्किंग आवर्स मतलब कम कर सकते हैं, लेकिन बंद तो नहीं कर सकते हर चीज़। जी हाँ, ऑब्वियसली दुनिया को तो नहीं रोक सकते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार सरफराज, चीफ मेट्रो साहब मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, लेकिन इस सिचुएशन में बाहर जाने से अवॉइड करें और मास्क का इस्तेमाल करें, हमारे साथ रहें। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद, और इस सेगमेंट में मेरे साथ अहमद इजाज़ साहब मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से। तकरीबन 3 हफ्ते से आप सुबह पाकिस्तान में ये स्पेशल सेगमेंट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और इसमें हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अफराद बहामाजूरी हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको इंतखाबी अमल में शामिल करने के लिए और जो मुख्तलिफ मालूमात हैं वो भी फराहम की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर तरह की कम्यूनिटी को इलेक्शन में शमूलियत इख्तियार
करने के लिए जो मदद फराहम कर रहा है, जो इकदामात कर रहा है, उस पर हम इस सेगमेंट में बात करते हैं। ना सिर्फ इकदामात के हवाले से बात करते हैं बल्कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो भी बताते हैं। आपको ये भी बताती चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अफराद बहामाजूरी की इलेक्शंस में स्मूथली शमूलियत के लिए रैंप्स बनाने का ऑर्डर दे दिया है। चीफ सेक्रेटरीज को तमाम पोलिंग स्टेशन में ना सिर्फ रैंप्स बनाने का कहा है बल्कि जिनसी जो शिकायत है उसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा। और रेडियो चैनल्स पे भी आपने सुना भी होगा कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो इलाकाई ज़ुबानें हैं उसमें ट्रांसलेट करके पैगाम दिए जा रहे हैं, लिटरेचर तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को बताया जा सके। पोलिंग स्टेशन तक रसाई के हवाले से सर्वे भी किया गया है और ना सिर्फ ये बल्कि जो पोलिंग स्टेशन होगा उसमें जो पानी है, रोशनी है और सिक्योरिटी है उसकी सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। उसके लिए भी काम किया जा रहा है ताकि इंतखाबात का अमल स्मूथली हो और पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपना डेमोक्रेटिक राइट आराम से एक्सरसाइज कर सके। इसके हवाले से तालीमी मवाद के हवाले से भी हमने आपको बताया रैम्प्स बनाए जा रहे हैं, ना सिर्फ अफराद बहामाजूरी के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। ये कौन कौन से इक़दाम हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं और ख़ास तौर पे जिनसी हसासियत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में निगत सदीक साहिबा मौजूद हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं सिनफी और समाजी शमूलियत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। उसके साथ साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोग्राम में हारून शिनवारी जो कि तर्जुमान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। कोई भी मुआशरा हो उसके अफराद एक जैसे नहीं होते। मुआशरा मुख्तलिफ़ तबक़ात में मुनक़सिम होता है और उसमें ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं और बुज़ुर्ग शहरी भी होते हैं और मखसूस अफराद भी होते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो अभी इंतखाबात होने जा रहे हैं 2024 में, इसमें अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उनका जो वोट बैंक है वो 46% है। इस हवाले से ख़वातीन वोटर्स के हवाले से और फिर मखसूस सीटों पर तो ख़वातीन आती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, उनका इंतखाब होता है। लेकिन बरह रास्त जो ख़वातीन इलेक्शन लड़ती हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ क्या हैं या इलेक्शन कमीशन किस तरीके से पाबंद करता है सियासी जमातों के ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत हो और पाकिस्तान में जो ख़वातीन वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्म हो सकें। इस हवाले से हम बहुत सारे सवालात रखेंगे अपने मेहमानों के सामने। मेहमानों का तारफ़ हमारे साथी ने करवा दिया है। तो सबसे पहले निगत सदीक साहब आपकी तरफ आते हैं, तो ये बताइएगा कि चूँकि माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, अफराद होते हैं, किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां हैं? चूँकि हर मुआशरा तबक़ात में, मुख्तलिफ़ तबक़ात में, मुख्तलिफ़ अफराद में तकसीम होता है, तो इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ़ तबक़ात को सामने रखते हुए अपनी तैयारियां किस तरीके से करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग स्टेशनों का रुख करें और पाकिस्तान में जो वोटिंग की शरह है वो बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो मुख्तलिफ़ तबक़ात क्या हैं। हमारे पास हमारे माजूर अफराद बहामाजूरी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, ख़वातीन हैं, यूथ का बहुत बड़ा बल्क है। ये मखसूस वो ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको कि इस दायरे में लाना, इंतखाबात के अमल में शामिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम तबक़ात शामिल हों और उससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी में इजाफ़ा होता है। ऐसे ही और चूँकि आपके पास इस वक्त 49% ख़वातीन का पॉपुलेशन है मुल्क में, तो इलेक्शन कमीशन ख़ास इक़दाम करता है कि एक 49% ऑफ द पॉपुलेशन जो मुल्क में है उसको इंक्लूड किया जाए इलेक्टोरल प्रोसेस में, इंतखाबी वोटिंग के अमल में। बिल्कुल। तो उसके लिए जो हमारे 4 टियर्स पे हम काम करते हैं। नंबर 1 कि हम वोटर्स किस तरह से दर्ज करने हैं, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो अफराद बहामाजूरी हो, या वो यूथ हो या ट्रांसजेंडर हो, तो क्या किस तरह से उनको रसाई हो कि वो अपना वोट रजिस्टर करवा सकें। उसके बाद जब वोट रजिस्टर हो जाता है तो बहुत बड़ा हमारे रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, अब उस दूसरे हम उसमें फेज में हैं। तो जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है वोट की, तो हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज होता है कि किस तरह इनको इनकरेज किया जाए कि ये वोट डालने के लिए निकलें, वोट की अहमियत का इनको समझ में आए और ये वोट डालने के लिए आएँ। क्योंकि जितना बड़ा नंबर वोट डालने आएगा, जितना बड़ा वोटर टर्नआउट होगा, उतना ही हमारे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। फिर ख़वातीन सिर्फ एज़ वोटर नहीं या बाकी तबक़ात भी एज़ वोटर नहीं बल्कि एज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी कि वो असम्बलियों में भी नज़र आएँ, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो ख़वातीन को एज़ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी हम ख़ास इक़दाम करते हैं। लॉ उस बात के ऊपर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लॉ में काफ़ी शिकें हैं जो कहती हैं, जिस तरह अगर आप देखें सेक्शन 206 कहता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने ख़वातीन को 5% टिकट देना है ताकि वो डायरेक्ट कंटेस्टेशन करके आएँ। तो वो भी, उसको भी हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो। इसी तरह
जो हमारा इंतखाबी अमला है उसके अंदर भी ख़वातीन का एक नंबर हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस पे ख़वातीन का अमला हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन वोटर इनकरेज हों और आके वोट डालें, उनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट वहाँ पोलिंग स्टेशन पे दी जाए। तो ये बहुत सारे इकदाम हैं जिनका हम आगे जिक्र भी करेंगे जो इलेक्शन कमीशन करता है, ताकि इन तमाम तबकात को शामिल किया जाए इंतखाबी अमल में। सही। हारून शनवारी साहब, आपकी जानिब रुख करेंगे। हम जो है ख़वातीन के हवाले से बात करें, ट्रांसजेंडर ख़वातीन या ट्रांसजेंडर मर्द हजरा, इनके लिए इलेक्शन कमीशन क्या इकदाम कर रहा है कि ये स्मूथली अपना वोट कास्ट कर सके? जी शुक्रिया। पहली बात तो सबसे अहम ये है कि हर वोट इलेक्शन कमीशन के लिए कीमती है। अगर आप एक बंदा आज कहें कि मैं वोट क्यों डालूं, तो वोट आप देख लें, चाहे वो किसी भी तबके से हो। आपने ट्रांसजेंडर और फीमेल की बात की है। पाकिस्तान में इस वक्त वोटर लिस्ट जो है हमारी 12 करोड़ 70 लाख पे, और अभी इसमें जो डेटा आएगा अराउंड 13 करोड़ तक पहुंच जाएंगी। अब इसको देखना ये है कि वोट को आप कैसे लेते हैं सबके लिए, क्योंकि उसका लुब-ए-लबाब ये बनता है कि वोट क्यों अहम है किसी भी तबके के लिए, कि आपकी गली की सफाई से लेकर जिस फिज़ा में आप सांस ले रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए, बिल्कुल, और आपके टमाटर और प्याज के नर्ख से लेकर आपकी फॉरेन पॉलिसी तक जो हो रही हैं उसमें आपका हिस्सा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल, आपके बच्चों की एजुकेशन से लेकर उसके जो हैं सारी जो मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सारी हैं। तो काश, वो शायर कहता है कि काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हम मसला यही रहा है कि अब वो इस स्टेज में हम आ गए हैं कि मैडम निगत ने इस तरह बात की, जब जितने महरूम तबकात हैं वो तो बिल्कुल ही हैं, हमारे आम जो लोग हैं वो जो बिल्कुल वोट का वो होते हैं, अहल होते हैं, लिस्टेड होते हैं, तो उनका भी जो है वोट की तरफ रुझान, और ख़ास कर उसमें बहुत बड़ा रोल है मीडिया का, कि हम अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम कहें कि आप वोट के लिए निकलें। क्योंकि अगर आप देख लें तो हमारी जो रही है पिछले 2018 इलेक्शन की टर्नआउट, तो उस टर्नआउट में लोगों 10 करोड़ 59 लाख लोगों के साथ हम इलेक्शन में गए थे। अराउंड 52-53% टर्नआउट रही है। तो अगर इसको देख लें इस टर्नआउट को 2018 के इलेक्शंस को, तो आप इतना समझ लें कि उस दिन 25 जुलाई 2018 को जिस हुकूमत ने आगे 5 साल के लिए तमाम फॉरेन पॉलिसीज़ और से लेकर टमाटर, आलू और पेट्रोल की नरखों तक का इंतखाब करना था, तो उस दिन तकरीबन आपके 5 करोड़ पाकिस्तानी अहल वो घरों में बैठे रहे। तो ये इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी है वोटर एजुकेशन, लेकिन इसके साथ आपकी भी जिम्मेदारी है, अहमद साहब की जिम्मेदारी है, सियासी जमातों की है। वही इसी में है कि ये सारा। सदीक साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताइएगा कि जो ट्रांसजेंडर की हम बात कर रहे हैं, वोट बैंक है कितना, और इनकी हौसला अफजाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों का रुख करें? देखिए, इस वक्त हमारे पास ट्रांसजेंडर में 3020 ट्रांसजेंडर इस वक्त रजिस्टर्ड है। अच्छा, 3000 जो है ना वो रजिस्टर्ड है, और वो भी हमने काफ़ी कोशिशें की। हमारे पास एक जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप है जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ काम करती हैं उन पे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोकना चाहूँगी माजरत के साथ, जो ट्रांसजेंडर के हवाले से आपने कहा कि रजिस्टर्ड हैं, वो इंटरसेक्स हैं या ट्रांसजेंडर हैं या दोनों को एक ही कैटेगरी में रजिस्टर किया गया? देखें, इसमें हमारे पास जो कैटेगरीज हैं जो खुद से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें मेल है जो खुद अपने आप को मेल आइडेंटिफाई करता है, जो फीमेल अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, एंड देन कौन सा मुश्किल। सही। तो हम मेल को तो मेल वाले में डाल देते हैं, फीमेल को फीमेल में डाल देते हैं, और ये जो सेपरेट, और ये मुजमूई तादाद आप 3000 बता रही है जो रजिस्टर। अब आप आगे जरा बताइएगा कि किस तरीके से, क्या यानी कि वो उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या आप लोग के दाम? इसमें हमारी जो जब ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ज्वाइन किया, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, तो उन्होंने सबसे पहला सवाल मीटिंग में ये किया कि आप लोग जो ये बता रहे हैं कि इतने कम लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं या ख़वातीन में कोई गैप है, तो इस पर आपने क्या रिसर्च, किस रिपोर्ट की बेस पे आप ये बात करते हैं? तो हमारे पास कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं थी, और सरकारी इदारे इस तरह की रिसर्चेस कम करते हैं। हाँ, अलबत्ता हमारे पास सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट्स थी, और उन्होंने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि आप जाएं और जाके ख़ुद से एक पायलट प्रोजेक्ट करें, जो कि हमने किया। पायलट प्रोजेक्ट हमने 20 अजला में किया, और 20 तहसीलों में हम गए। इलेक्शन कमीशन के अपने लोग डोर टू डोर वेरिफिकेशन हमने की कि इस घर के अंदर 5 अफराद हैं,
3 ख़वातीन हैं, एक अफराद कोई फ़र्द माजूरी है तो उसका नाम, अगर कोई इसी तरह से ट्रांसजेंडर है वो, ख़वातीन कितनी हैं और कितनी रजिस्टर्ड नहीं है, ये पूरी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया जिससे और हमें ये 20 अजला में आप लोगों ने जी किया बिल्कुल, पाकिस्तान। और ये पायलट था तो इसलिए हमने कहा कि अगर ये इसमें से निकल के कुछ आता है, नहीं समझ आए तो फिर हम बड़े लार्जर उस पर करेंगे। मगर इसमें से हमें जो निकल के आया रीज़न्स वो ये थे कि एक तो इनका शनाख्ती कार्ड ना ट्रांसजेंडर का बना हुआ था, जो जहाँ वो नहीं रजिस्टर्ड थे, क्योंकि आपको पता है कि वोट दर्ज होने से पहले उसका प्री रिक्विजिट है कि आपका शनाख्ती कार्ड मौजूद बना होना चाहिए। तो शनाख्ती कार्ड नहीं थे इनके। फिर इसी तरह ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड नहीं थे, अफराद बहम माजूरी के शनाख्ती कार्ड नहीं थे। फिर इनकी मोबिलिटी का इशू था कि इनको ये नहीं पता था कहाँ जाके शनाख्ती कार्ड रजिस्टर कराना है, कहाँ जाके वोट रजिस्टर कराना है। तो बनवाना कैसे शनाख्ती कार्ड? गैप इन्फॉर्मेशन में भी था और गैप इनकी मोबिलिटी का भी था कि इनकी मोबिलिटी का भी प्रॉब्लम था। तो चीफ साहब ने जो अगला ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा, जब हमने वापस आके बताया कि ये शनाख्ती कार्ड का रीज़न है, शनाख्ती कार्ड में जो पैसे लगते हैं उसका रीज़न है, दे डोंट हैव इनफ मनी, इनफ फंड्स, फिर ये इनकी मोबिलिटी का इशू है, फिर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन से जगह जाके तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना। तो उन्होंने कहा कि आप कैंपेन स्टार्ट करें जिसमें नादरा को आप साथ रखें, नादरा की मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन इनके घरों तक जाएगी, इनकी गलियों तक जाएगी। और यही हुआ कि हमने नादरा के साथ मिलके एक कैंपेन स्टार्ट की जिसको हम कहते हैं NIC एंड वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपेन। पहले हम उसका शनाख्ती कार्ड रजिस्टर करते हैं, कोई इदारा आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो किसी के डोर स्टेप पे जाके कह रहा हो कि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया, चीफ साहब ने ये हुक्म दिया, ये उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप पहले इनका NIC रजिस्टर करवाएं, नादरा को ले जाके वहाँ पे इनकी गली के बाहर MRV वहाँ पे पार्क करें, और उसके बाद इनका जैसे ही NIC रजिस्टर साथ ही इनका वोट रजिस्टर करें। सही। ये कैंपेन हमारी अभी भी चल रही है। और इस कैंपेन के थ्रू हमने काफ़ी बड़ा गैप जो है बिटवीन मर्द और ख़वातीन ऑन इलेक्टोरल रोल, ये हमारे जो ट्रांसजेंडर और हमारे जो अफराद बहम माजूरी, इनकी रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा नंबर हमने अचीव किया, जो कि घर अगर हम वहाँ बैठे रहते और ये अपने घरों में बैठे रहते तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन हरून साहब, ये तादाद 3000 कम नहीं है क्या? आप समझते हैं कि मजीद हैं कुछ जो जिनके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने अहमद साहब। इसमें ये हुआ था कि ये एक्चुअली ट्रांसजेंडर जो आए हैं वोटर लिस्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था 2012 में। ठीक है। तो 2012 की वोटर लिस्ट में फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो 13 में इलेक्शन जो इनको मखसूस कार्ड इशू होता है, तो तब इससे पहले ये रहे हैं और अब भी इस वोटर लिस्ट में ये काफ़ी तादाद में है। लेकिन 3039 बताई गई है। हाँ, 3039 तो वो तादाद है जो जिनके पास नादरा का वो शनाख्ती कार्ड है। इसमें बहुत सारे ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो 2012 से पहले भी थे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी या मेल है या फीमेल है। क्योंकि अब बहुत सारी हमारे माशरे की कल्चर की कुछ मुश्किलात हैं, मसले हैं, जिसकी वजह से अपना ट्रांस डिक्लेयर ही नहीं करते हैं, वो इसी तरह रहना चाहते हैं। तो ये नहीं था कि ये सिर्फ 3000 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सारे थे, बहुत सारे हैं इस वोटर लिस्ट में, लेकिन वो मर्द या उस पे हैं। लेकिन एक पोर्शन रह गया अभी, चल रजिस्ट्रेशन हो गई, अब उनके लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रुख करें और पोलिंग के अमल का हिस्सा बने? ये बिल्कुल, अब ये बड़ी अहम बात है हमारे लिए कि इलेक्शन कमीशन ने 2018 में ये बहुत बड़ा हमने स्टेप लिया था कि हमने ऑब्जर्वर्स को, जो हमारे ऑब्जर्व करते हैं, आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें हमने KP में भी एक ग्रुप 25 ट्रांसजेंडर्स का इलेक्शन को ऑब्जर्व कराने के लिए भेजा। तो मतलब अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब ये बहुत हमने उनको ट्रेनिंग दी और दे डिड सो वेल, उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स ला की। हम इनको पूरे इनकरेज कर रहे हैं, मौके दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, अगर खवातीन के हवाले से बात करें निगत साहिबा, तो पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में या तो खवातीन को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता या वोट नहीं कास्ट करने की इजाज़त होती, तो जो ऐसे इकदाम किए जाते हैं उसके खिलाफ कोई सज़ा मुतारिफ कराई गई है? बिल्कुल, दो तरह से। एक तो ये कि खवातीन को अगर वो वोटर टर्न आउट उनका 10% से कम हो, तो सेक्शन 9 है इलेक्शंस एक्ट का, जिसके मुताबिक वहाँ पे रीपोल होता है, दोबारा इलेक्शन होता है। और इसकी एक एग्जांपल हमारी शांगला की है, PK 23 सॉरी, जिसके अंदर लेस दैन 10% यानी कि अराउंड 4-5% खवातीन निकली थी वोट डालने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने उधर का इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और दोबारा रीपोल करवाया,
और आप दोबारा जब रीपोल करवाया तो उसी जगह जहाँ कहा जा रहा था कि यहाँ पे कल्चरल इश्यूज़ हैं और इस तरह के इश्यूज़ हैं, टेरेन के इश्यूज़, तो वहाँ 14% वेमेन वोटर टर्नआउट उसी जगह से निकल के आया। सही। तो इसकी वजूहात बताते जाएं ताकि जी देखिए, पहले वाला ट्रांसजेंडर में भी और इसमें भी जो आपने कहा ना कि हम क्या ऐसे इकदाम करते हैं जिससे कि ये इनकरेज हो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो अपनी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटीज़ हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर उसको चेयर करता है और उसके अंदर हमारे पास सिविल सोसाइटी, मीडिया, लोकल उधर का हमारे जो एकेडेमिया है वो उसका हिस्सा है। वो अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स हम करते हैं और यही हम जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप के थ्रू भी, सिविल सोसाइटी के थ्रू आगाही मुहिम करते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे करते हैं जिसमें कम्युनिटी के पास हम जाते हैं। इवन यहाँ जो ट्रांसजेंडर की बात हो रही है तो हम गुरुज़ के पास गए, उन्हें हमने अवेयरनेस दी कि क्यों इन लोगों का शनाख्ती कार्ड रजिस्टर करवाना है, क्यों इनका वोट रजिस्टर होना चाहिए, क्यों इनको वोट डालने के लिए निकलना चाहिए। एक तो ये अवेयरनेस सिलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर हारून साहब भी काफ़ी बहुत मेहनत करते तो वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें टच करके मैं नेक्स्ट उस पर जाना चाहूँगी कि एक तो ये हम करते हैं अपनी अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन और ये हमारी डाउन टू द कम्युनिटी लेवल होती है, कच्ची आबादियों और इस तरह की जगहों पे भी हम जाते हैं। अवेयरनेस रेजिंग वॉक्स हम करते हैं, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस करते हैं जिस पे ये ज़्यादा अभी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा जो हमारा जब वो वोट डालने के लिए आएँ, आप देखें कि ख़वातीन के और मर्दों के पोलिंग स्टेशन सेपरेट रखे जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत पे कंबाइंड में भी बूथ अलग अलग होते हैं, मर्द के बूथ अलग होंगे, मर्दों के और ख़वातीन के अलग, और इसी तरह पोलिंग स्टेशन भी अलग अलग रखे जाते हैं मर्द और ख़वातीन के, ताकि अगर किसी का पर्दे का प्रॉब्लम है या कोई इस तरह से नहीं जाना चाहता वहाँ पे, ख़वातीन के साथ ही वो अपना वोट ज़्यादा कंफर्टेबली डाल सकते हो, तो वो वहाँ पे ख़वातीन का अमला मौजूद हो और वहाँ पे वोट डालें। प्लस वहाँ पे जब ये पोलिंग स्टेशन पे पहुँचते हैं तो जो जैसे पहले कहा कि जो मखसूस तबकात हैं उनके लिए हमने स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए हैं कि ट्रांसजेंडर अफराद बाहम माजूरी या बुज़ुर्ग अफराद हों या हामला ख़वातीन हों, तो उनको ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है कि वो वहाँ लाइन में खड़े ना हों, बल्कि पहले जाके वोट डालें और वो अपने घरों को चले जाएं, यानी कतार में खड़ा होना उनके लिए कंपलसरी नहीं रखा गया। तो ये भी एक वहाँ पर आपका अलग से कोई अमला इसे ट्रीट करने के लिए होता है, मौजूद होता है या उसी अमले ये से? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि वो तो जाएंगे लेकिन वहाँ पे अमला भी, तो जब अमले की हम करते हैं, इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्लान चलाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग करते हैं तमाम इंतखाबी अमले की, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नीचे पोलिंग अफसर तक, और फिर सिक्योरिटी पर्सनल जितने बाहर तैनात होते हैं उन सब की भी ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, कि जब इस तरह के महरूम तबकात आएँ तो ये उनकी तरबियत का हिस्सा है कि उन्होंने उनके साथ क्या प्रेफरेंशियल उनको ट्रीटमेंट देनी है, कि प्रेफरेंशियल वोटिंग का राइट है उनका, वो उनको दें। तो वो उनको लाइनों में नहीं खड़ा होने देते, बल्कि वो उनको फौरी तौर पे अंदर भेजते हैं, उनका वोट जैसे ही कास्ट होता है तो उनको जाने देते हैं। तो ये उनकी तरबियत में शामिल है। सही सही। अच्छा, अगर हम बात करें इलेक्शन के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि खसूसी अफराद बाहम माजूरी या ख़वातीन हो, ट्रांसजेंडर हो या आम जो लोग होते हैं, वोट की अहमियत कितनी ज़्यादा है? क्यों हर एक पे लाजिम है कि वो वोट डाले रिगार्डलेस ऑफ जेंडर? जी हारून साहब, इसमें देखें, इसमें हमने पूरा इसको एक प्रोग्राम के साथ पिछले 2 सालों से लेके चल रहे हैं कि हम जो हैं सबको सिर्फ वोट कास्टिंग वोट डालना वो तो इंतहाई अशद ज़रूरत है इस स्टेज पे जब हम इलेक्शन पे आए हुए हैं कि हम हर एक को बताएं कि आप वोट डालने जाएं। इनके कंटेस्ट करने के लिए बतौर कैंडिडेट वो इलेक्शन एक्ट 2017 हमारा एक बेसिक वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पाकिस्तान का पूरा जो है आपका इलेक्टोरल प्रोसेस और सारे वो बेस करता है। तो उसमें देखिए फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन कमीशन की एफर्ट्स, नो डाउट, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया था इलेक्शन एक्ट को, तो उसमें 2 अहम सेक्शंस ख़वातीन को मेन स्ट्रीम करने के लिए मिली हैं। एक जो मैडम निगत ने बताई सेक्शन 9 के 10% से कम हो, दूसरी अहम ये है कि सेक्शन है 206 जिसमें हर सियासी जमात को पाबंद बनाया गया है कि आपने 5% टिकट्स जनरल नशिस्तों पे ख़वातीन को देने हैं। रिज़र्व पे तो आपको पता है रिज़र्व पे ख़वातीन आती हैं, हमारे पास नेशनल असम्बली में 60 रिज़र्व सीट्स हैं ख़वातीन की
और 10 रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटी की। तो वो तो आते हैं, लेकिन चूंकि वो लड़के नहीं आते हैं, जो बरह रास्त खवातीन आती हैं, बरह रास्त 5% सियासी जमातें इसकी पाबंदी करती हैं। 18 में ये चूंकि पहली मरतबा कानून आया था, इसमें कुछ जगहों पे हुआ था कि उन्होंने नहीं दी थी। हम इसको अभी जो इलेक्शन हो रहे 8 खवातीन थी पिछली मरतबा जो बरह रास्त जीत कर आई थी, या 6 थी, जीती भी हैं, बिल्कुल। उसमें इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि 2018 इलेक्शन वो इलेक्शन था जब हम फर्स्ट टाइम इलेक्शन एक्ट 2017 पे जा रहे थे। तो बहुत सारे कवानीन पे, जिस तरह हमारी आज मॉनिटरिंग विंग है या बहुत सारे ऐसे विंग्स हैं जो हमने नए बना लिए हैं कि हमने उसको सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो अब ये 206 को इस मरतबा कि आपने हम इंश्योर कराएंगे कि हर सियासी जमात अपकमिंग जो आने वाला इलेक्शन है उसमें 5% खवातीन को जर्नल टिकट्स पे वो ज़रूर वो देंगे। पूरे पाकिस्तान की 266 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं नेशनल की और प्रोविंशियल की जो हैं, तो हर जगह ये देंगी और इंशाल्लाह हम इसको पाबंद बनाएंगे। ठीक है। अच्छा निकत साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से जो हमारे देखने वाले हैं, इवन जब मैंने भी पहली दफ़ा वोट कास्ट किया तो मुझे भी तरीका नहीं पता था। अब जो हमारे देखने वाले हैं उनको बता दें कि जो पहली दफ़ा वोट कास्ट करे उसको क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है, कैसे वोट कास्ट करने हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब ख़वातीन ख़ास तौर पे या हमारे महरूम तबका जब घर से निकल के आते तो मोबिलिटी बहुत मुश्किल होती। जब पहुंच ही गए पोलिंग स्टेशन पे तो याद रखें कि आते हुए अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, असली शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके आनी है, और असली शनाख्ती कार्ड लेके आना है। उसकी कॉपी नहीं चलेगी, सही, उसकी फ़ोटो कॉपी भी नहीं, कोई पासपोर्ट कोई चीज़ नहीं चलेगी, सिर्फ आपका असली शनाख्ती कार्ड चलेगा। सही। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी जैसे कि अब देखें कि जहाँ पे फ्लड आया और कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस हो गई, उनको मूव करना पड़ा, और वहाँ पे मूव करते हुए ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके कि शनाख्ती कार्ड या तो डैमेज हो गए या गुम हो गए। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने अभी एक कैंपेन चलाई हुई है जिसमें कि हम उनके शनाख्ती कार्ड बहाल करा रहे हैं, यानी उनको वापस उनके नए मिलें या अगर डैमेज है तो भी उनको दोबारा नए मिलें। और इस पे भी हम बहुत उससे काम कर रहे हैं कि अगर जी, वो वोटर एजुकेशन की जो है उस पे भी हारून साहब जी, यहाँ एक सवाल मिस हो रहा है जो बड़ा आम है। एक तो हमें आप ये बताएं कि जो वोटर्स हैं उनकी उम्र के लिहाज से जो तकसीम है वो बताएं। बहुत यही इसी सवाल की कंटिन्यूटी है जो मैं जिनका जवाब दे रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पहली दफ़ा जिनका वोट रजिस्टर्ड हो रहा है, फिर यानी कि नौजवान तबका है, फिर बड़ी उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग शहरी हैं। अच्छा, एक तो तकसीम ये बताएं कितने % ये बनती है, 18 से 30 साल का वोटर्स कितना है, और उसके लिए अलग से क्या इलेक्शन कमीशन करता है। बड़ी उम्र के जो अफराद होते हैं, जो बुजुर्ग शहरी होते हैं, उनके लिए अलग से किस तरीके से आप लोग उनको सहूलियात देते हैं, या उनका आपके पास प्लान क्या होते हैं? जी अहमद साहब, ये बहुत अहम है कि हम इसको जान लें। ठीक, अभी आप नेक्स्ट इलेक्शन में जो जा रहे हैं 12 करोड़ 70 लाख में जा रहे हैं, जिसमें 6 करोड़ 82 लाख 82 लैक्स वो मर्द हैं, 5 करोड़ 82 लाख खवातीन हैं। तो एक 40% तकरीबन बनती है। एग्जैक्टली। तो एक तो खवातीन की मैंने पिछले दिन में ट्वीट भी किया था ऑफिशियल ट्वीट से कि खवातीन के इन वोटों के बगैर अगर आपने इंश्योर कराना है जीत को, नेशनली हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो जीत है, तो ये 5 करोड़ 82 लाख वोट बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा। इस पे अगर आप कंसंट्रेट कर दो, यही वोट आप ले लें तो आप इलेक्शन जीत जाते हैं। और ज़्यादा ज़रूरी भी है, जितना खवातीन ज़्यादा वोट डालेंगी पाकिस्तान में खवातीन की नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, फिर आपका टर्नआउट बढ़ने से बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, आप डिसीजन मेकिंग में आ जाते हो। तो ये 5 करोड़ 82 लाख ये एक पूरा एक है खवातीन का वोट पड़ा हुआ है। इस 12 करोड़ 70 लाख की मैं तकसीम सर सिंपल जुबान में समझाता हूँ। 4 करोड़ हमारे वो नौजवान हैं जो बहुत मेल फीमेल जो 18 से 30 में हैं। ओके, ये इनकी तादाद 4 करोड़ बनती है। ये 4 करोड़ के करीब बनती है। अब देख लें, अब ये 4 करोड़ पिछले 2 सालों से इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा मतलब ये किया है कि हम स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ, मैडम जा रही के लिए उनके, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से हमारे निसाब में अब हम आए हैं इस लेवल तक, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि वोटर एजुकेशन क्या है, सिविक एजुकेशन क्या है, ये सिलेबस में नहीं है। तो अब हम वैसे ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन में को वो करे कि इस तरह की निसाब में चीज़ें शामिल करवाई। बिल्कुल, वो इसके लिए हम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर वो तो बाउंड हैं, हमारा सेक्शन 47 है, 48 है जो
तमाम स्पेशल जो मराद देता है ख़वातीन को, और सेक्शन 12 है जिसमें हम ये सारा काम करते हैं। सही सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने कहा अफराद बहामाजूरी के लिए काम किया जा रहा है, तो हर तरह की अफराद बहामाजूरी को मद्देनजर रखा जा रहा है, क्योंकि हर बंदा इज़ डिफरेंट, स्पेशल है, उसके लिए हर एक के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इस पर भी क्या काम किया जा रहा है डिटेल में? देखें, सबसे पहले तो जो हमारी इलेक्टोरल रोल है, जो इंतखाबी फहरिस्त है, इवन उसके अंदर इनकी कैटेगरीज हैं कि कौन विजुअली इम्पेयर्ड है, किसी का मोबिलिटी का इशू है तो व्हील चेयर पे है, या हेयरिंग का इम्पेयरमेंट है, ये तमाम उसके अंदर कैटेगराइज है। हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं कि हमें अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी या माजूर अफराद जो कि व्हील चेयर पे आएंगे तो हमें रैम्प्स चाहिए, तो उसके चीफ सेक्रेटरीज़ को ख़ास हिदायत गई हैं फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि आप तमाम वो पोलिंग स्टेशन जहाँ पे हम जो कि हम पोलिंग जहाँ पे रैंप्स नहीं हैं जी, सबसे पहले तो ये कहा गया कि सब के सब आपके ग्राउंड फ्लोर पे होने चाहिए, कोई आपके फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे नहीं होगा। और ग्राउंड फ्लोर पे भी अगर एंट्रेंस पे कोई स्टेयर्स हैं, कोई सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पे रैंप बनाए जाएँ। बार बार ये हिदायत गई हैं और इसके ऊपर अमल भी हो रहा है, काम हो रहा है भी। और सेकेंडली जब वो वहाँ पे आते हैं तो हमने कुछ पोस्टर्स बनाए थे पिछले वाले इलेक्शन में और अभी भी लोकल गवर्नमेंट में, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, यानी कि जो नाबीना अफराद हैं, बिनाई से महरूम अफराद, कि वो उसमें 3D पिक्टोरल है कि किस तरह से वोट डालना है, वो पिक्चर डिपिक्शन, जी बिल्कुल। और साथ में ब्रेल है पोस्टर्स जी, कि जो ब्रेल रीडिंग कर सकते हैं वो ब्रेल रीड करके भी उसका प्रोसेस समझ लें कि किस तरह से वोट डालना है। ये हम उनके लिए करते हैं। फिर आगे ही हमारी मुहिम जो है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि हमारे पास कितने सेशंस करा चुके हैं, 1900 एंड अबव सेशंस लास्ट 23 मंथ्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स, कॉलेजेस में, और हमने इन स्टूडेंट्स को अपने एम्बेसडर्स बनाया है। ये आगे फर्दर जाके अवेयरनेस रेजिंग अपने अपने इलाके, अपने अपने गली मोहल्ले में देते हैं, ख़ास तौर पे इन तबकात के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। जैसे कि इनके लिए हमने पोस्टल बैलेट की भी एक फैसिलिटी लॉ के मुताबिक ऑफ़र की। तो सिर्फ वो फैसिलिटी ऑफ़र नहीं की, उसके लिए बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई कि तरीका क्या होगा इसको इस्तेमाल करने का, और उसकी फिर वाइड डिसेमिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के, उसके थ्रू ट्वीट करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स ये जो हैं इनको हमने डिसेमिनेट की कि आप जहाँ जहाँ जा सकते हैं। फिर हमारे अफराद बहामाजूरी के ग्रुप्स बने हुए, जेंडर एंड डिसेबिलिटी के, उनके अंदर हमने तकसीम की कि वो जाएँ, और वो उर्दू में भी है, वो साइन लैंग्वेज में भी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो इलाकाई ज़ुबानों में भी है, ताकि आम फहम उसमें ज़ुबान में इस्तेमाल बनाई गई है ताकि लोग समझ सकें, हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। सही किस तरह से उन्होंने वोट डाला। बहुत शुक्रिया निगत साहिबा, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हारून चनवारी साहब, आपने हमें इलेक्शन के हवाले से बताया, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ख़वातीन हैं, अफराद बहामाजूरी हैं, उनके लिए काम किया जा रहा है, इस हवाले से बताया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या काम कर रहे हैं उस पर हमने नज़र डाली है आज के सेगमेंट में। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। एक बहुत ख़ास बात भी मीडिया से उन्होंने शेयर की कि ये जो गैर मुल्की अनासर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये मनफी अनासर जो हैं ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, गैर मुल्की तारिकीन वतन की वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एथनिसिटी को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा हमने पहले भी प्रोग्राम में शामिल किया कि बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, और इसी पर बात कर रहे थे सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचक से। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी सीरियस बातों के दरमियान में आप लोगों का मूड अपलिफ्ट करने के लिए हम लोग आप लोगों को ये बताएं कि ओवरऑल पाकिस्तान का मूड अपलिफ्ट करने के लिए इस्लामाबाद के वासियों के लिए एक दफा फिर से लोक विरसा का लोक मेला सजने को है तैयार। पाकिस्तान भर का सबसे बड़ा ये लोक मेला होता है, और लोक मेला 2023 में सूबाई पवेलियन, शॉपिंग, फूड स्टॉल्स, म्यूजिकल प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ सरगर्मियां शामिल हैं। इसके अलावा ये मेला सकाफती तनों के लिए अमन और हम आहंगी के उन्वान के तहत पाकिस्तान के तमाम खित्तों में सकाफती तनों की दौलत को देखने का बेहतरीन मौका फराहम करेगा। सो डू विजिट दैट मेला। और पाकिस्तान के लोग और इस्लामाबाद के वासी तो यहाँ पर जाते भी रहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और वहां पर एंजॉय करते हैं। और इसी हवाले से आज हमारे पास गेस्ट मौजूद है। जी जनाब, हमारे पास गेस्ट भी मौजूद है, और आपको बताती चलूं, जिस तरह लोक मेला में मुख्तलिफ जुबानों को फरोग दिया जाता है, मुख्तलिफ कल्चर्स को फरोग दिया जाता है, पाकिस्तान की सकाफत को फरोग दिया जाता है, तो आज हमारे साथ जो गेस्ट प्रोग्राम में मौजूद है, जैसे वो स्टूडियो में एंटर हुई ना, तो उनको देख के हम बड़े जो है इंप्रेस हो गए, क्योंकि बड़े कल्चरल ड्रेस में वो मौजूद है। और हमारे साथ प्रोग्राम में आज़ाद जम्मू कश्मीर की सकाफत को फरोग देने के लिए मारूफ गुलकारा बानो रहमत मौजूद है। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम
प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। बानो, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले जो जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड है, लोक मेला। जी जी लोक मेला के लिए क्या तैयारियां, जम्मू कश्मीर के कल्चर को किस तरह फरोग करेंगी आप? मैं लोक विरसा में लोक मेला में ना 2003 से आ रही हूँ। वैसे तो मैं 7 साल की थी जब मैंने अपनी मौसीकी का आगाज़ किया था ना, और 3 साल मेरे ख्याल से 3 क्लास में पढ़ती थी मैं। ठीक है। तो तब से जो है ना मैं लोक विरसा मेला में शिरकत कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी जब आने लगी हूँ, तो आज भी मैं लोक विरसा में शिरकत करती हूँ, एज अ कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हूँ। और कितना अच्छा लगता है अपने कल्चर को लोगों को दिखाना, पूरे पाकिस्तान में उसकी एक पहचान बनाना। बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और लोग हमें देख रहे होते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे पास जन्नत नज़ीर वादी से इतनी खूबसूरत सी आवाज़ मौजूद है, तो मजीद वक्त जाए कि बगैर अगर हम खूबसूरत सा जो है कुछ गीत भी सुन लें आपसे। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं आपको एक अपने कश्मीर का एक खूबसूरत सा एक पहाड़ी गीत सुनाऊंगी। बहुत खूब, लोक गीत है मतलब ये? हाँ जी, पहाड़ी लोक गीत है। तो मेरा अपना ही गीत है। ओ ज़रा खल सजना मेरे कोल, ज़रा खल सजना मेरे कोल, ओ माही कश्मीर दिया मेरी नथली दे माये बोल, ओ नथली सोने दे ए अखियां साड़ दिए, ओ हो सांवला रंग तेरा ओ तू लशका मार दिए, ओ ज़रा खल सजना मेरे कोल, ज़रा खल सजना मेरे कोल, ओ बाज़ारों आंदा फीता, बाज़ारों आंदा फीता, तेरी नथली ने पागल कीता, ओ नथली, ओ नथली सोने दी ए अखियां साड़ दिए, ओ हो सांवला रंग तेरा वो तू लशका मार दिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत और क्या सुर में आपने गाया। स्टूडियो का माहौल बदल गया। हाँ, मैं स्टूडियो का माहौल बदलने की बात कर रहा था कि हमारे पास जो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के गार्ड मौजूद है, उनमें बहुत बड़ा तबका जो है वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे स्टूडियो के दरमियान। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जब आपको अपना ना वो रंग मिलता है और अपना वो ढंग मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और अपनी सकाफत को जब आप फरोग दे रहे होते हैं तो बहुत खुशी फील होती है। अब जैसे आपने कश्मीरी लोक गीत गाया, ये पहाड़ी जुबान थी। जी जी जी, जो कश्मीरी जुबान है, कश्मीर में मुख्तलिफ जुबानें भी बोली जाती हैं, जो मेन कश्मीरी जुबान है, गोजरी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक अस्थाई में सुना देती हूँ। जी जी प्लीज सुनाइए। और उससे पहले ये भी बताइए कि आप किन किन जुबानों में गीत गा सकती हैं। पहले आपने जुबान का नाम लेना है और फिर थोड़ा सा गुनगुनाना। ठीक है। अच्छा, मैं आपको सुनाती हूँ, थोड़ा गोजरी में सुना देती हूँ। सोनू देश मेरो राजो रे, ए फुल सजरो हूँ पोरे, सोनू देश मेरो राजो रे, ए फुल सजरो हूँ पोरे, उचिया मालिया माडे राए, पोडाडा चंगे राए, उचिया मालिया माडे राए, पोडाडा चंगे राए, तां बोले पै मोरे, सोनू देश मेरो राजो रे, ए फुल सजरो पोरे। बहुत खूब। अच्छा, ये जो उच्चियां मालियां, ये पहाड़ों का जिक्र हुआ। जी जी, उच्चियां मालियां कहते हैं पहाड़ों को, ऊंची ऊंची पहाड़ियों। मैं खुद भी कश्मीरी हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा था। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी जुबान में? जी, इसके अलावा जो डोगरी ज़बान, जैसे थोड़ा सा मैं उसमें जी जी प्लीज, डोगरी जुबान। और ये ऐसी जुबान है कि बहुत कम लोगों को आती है। जी 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 जी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको अस्थाई सुना देती हूँ। पल पल बे जाना हो जिंदे, पल पल बे जाना हो, हरिपुर नूरपुर ठंडियां ने छावा, हरिपुर नूरपुर ठंडियां ने
पल बे वाह, 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 जाना बहुत बे बहुत जाना So, मेरा ख्याल है ये ज्यादातर जो है मकबूजा वाली साइड पे बोली जाती है। जी जी हाँ, ये क्योंकि वो ज़बान अक्सर जो हम लोग वहाँ से मकबूजा जो कश्मीर में बोली जाती हाँ है। गाने बन के आते हैं जी, वो जी, सुनते जी, हैं तो जी, उनमें जो है ना जी, जी, लाजमी जी। या स्थाई या अंतरे का इसको इस्तेमाल इसके हवाले से पहाड़ी किया डोगरी जाता भी है। कहते हैं। बाकी के हमारे आज़ाद कश्मीर में जो है वो ज़्यादातर पहाड़ी ज़बान बोली जाती है। जी ठीक जी है। जो मैं आपको पहले सबसे पहले थोड़ा मैं बहुत आपको अपने गीत सुनाता कल्चर के बारे में बताएं ज़रा, आज़ाद कश्मीर के, जम्मू के, मकबूजा के, इवन के कश्मीर में कैसे लोगों का रहन सहन है? जी कश्मीर में अमन पसंद लोग रहते हैं। तो बाकी ये है कि वहाँ का कल्चर है। अगर आपको मैं बताऊं कि खाने की बात करूं क्या बात है आज़ाद कश्मीरी कश्मीर खानों की, तो कुलचा जो है ना, नमकीन कुलचा और मीठा कुलचा मुजफ्फराबाद से स्पेशली मुजफ्फराबाद से स्पेशली लोग मंगवाते हैं क्या और बात खाते हैं। अंदरूने मुल्क भी भेजते हैं और बैरूने मुल्क भी उसको भेजा जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है बाकरहानी, हाँ। कश्मीरी बाकरहानी, बिल्कुल। जो चाय के साथ खाते हैं, जी, जी, वो जी। बहुत मज़े की होती है। और गोश्ताबे, गोश्ताबे, क्या बात आप है। तो कश्मीरी हैं प्योर, हाँ। आपको बिल्कुल, तभी तो मैं हर चीज़ में वाह वाह कर रही हूँ। जी 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 जी। बाकी अगर आज़ाद कश्मीर के खानों की बात की जाए तो हमारे घरों में अमूमन जो है वो लोबिया की दाल और वाइट राइस जो होते हैं वो बनते हैं ना, वो बहुत क्या पसंद बात किए जाते हैं। और मकई की रोटी होती है और साथ में कड़म का साग होता है और अखरोट की चटनी और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल बेहद खूबसूरत। जी, जी, जी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो है ना हम लोग ये गपशप का सिलसिला भी चलता रहेगा, लेकिन जो आपने एक लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान जो कश्मीर की उर्दू में जी, जो जी, जी, है जी। गीत, मैं चाहूँगा वो भी आप करेंगे, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो मैं आपको बताऊं कि कश्मीरी गीत है, ऐसा गीत है कि वो उसमें तराना जान बन चुका है, बसती है, no वो doubt, तराना है और उस तराने में कि जान बसती है हाँ, कश्मीर की। नो डाउट। और उसमें एक अमन का पैगाम भी है और एक उम्मीद भी है कि No doubt. इंशाल्लाह हमारा कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा। तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। जी प्लीज। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, करियो मंजर जिगरास जाए छमनो माय मशानी, भूलाऊं कैसे मना वाह। सिर तेरी बहुत खूब। बहारों के, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, शगुफ्तगी गुलो नस्तर नहीं भूले, शगुफ्तगी गुलो नस्तर नहीं भूले, हसीन फूलों की वो बहुत खूब। अंजुमन वाह, नहीं वाह। भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे। वाह क्या बात बात है, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी बानो, जिस तरह आपने हमें अभी लोकगीत भी सुनाए, जी, जी। जो जब कश्मीर के कल्चर के हवाले से बात की जाती है, उसके आर्ट के हवाले से, उसकी मौसीकी के हवाले से, तो कश्मीर की जो खूबसूरती है, उसके पहाड़, उसके फूल, उसके फल, उसकी सब्जियां, जी, जी, जी। इसको बहुत फरोग दिया जाता है। और बिल्कुल। अब हम जब इस तरह के फेस्टिवल्स में आते हैं तो तब भी जब कल्चर लेके आते हैं और प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। बिल्कुल। इससे कश्मीर को आप कैसे देखते हैं कि बेनिफिट होता है, कश्मीर की जो आर्टिस्ट हैं उनको किस तरह फ़ायदा होता है, इस तरह के जो लोक मेले होते हैं उनसे? इसमें लोक मेले में जो है ना, जब साल बाद एक लोक मेला इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, लगता है, तो उसमें हमारी कश्मीरी सकाफ़त को, कश्मीरी जो हमारे मौसीकी है और कश्मीरी हमारी ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर है, फूड है, इसको हम दुनिया के सामने लाते हैं इस मेले के ज़रिए। बिल्कुल जी, इस सकाफ़ती मेले के ज़रिए। और भी मतलब कि आज़ाद कश्मीर के अलावा भी बहुत से स्टॉल्स होते हैं, पूरे पाकिस्तान से पूरे लोग आते पाकिस्तान हैं। के स्टॉल्स होते जी, हैं, जी। चाहे पंजाब हो, जी, जी,
बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान से हर जो है कल्चर को फरोग दिया जाता है, सिंध के कल्चर को भी फरोग दिया जाता है। बहुत शुक्रिया बानो, आपके कीमती वक्त का, आपकी सुरीली आवाज से जो है ये स्टूडियो गूंज रहा है और हम जो है ना बड़े रिफ्रेश हो गए। डेफिनेटली। सो ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर शेयर करें तमाम सोशल हैंडल्स पे। कल तक के लिए मुझे मानूर को और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।